बहुत बेहतर। अर्जुन की नज़र में जिया एक देवी की तरह थी जिसने उसकी जान बचाई, क्योंकि उसे आखिरकार होश आ गया था और जिया का उसकी पीठ पर किया गया प्रोसीजर बहुत दर्दनाक था, साथ ही उल्टी भी हो रही थी। अर्जुन सच में बहुत बेचैन था। उसी समय रोजी ने एक बटन दबाया और किराए के सैनिक कमरे में आ गए। उसे ले जाओ, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। जब रोजी की ठंडी आवाज़ कमरे में गूंजी तो नज़ हैरानी से ऊपर देखने लगी और रोजी को हैरानी से देखने लगी। क्यों? उसी ने शुरू किया था। तुम क्या कर रही हो? मुझे। नज़ अभी भी रोजी और जिया के साथ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि किराए के सैनिकों ने पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया था और नर्स के लिए इन किराए के सैनिकों से लड़ना नामुमकिन था, इसीलिए वह जल्द ही कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में बाकी नर्सें डर के मारे ये नज़ारा देख रही थीं और रोजी की चेतावनी पर उन सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया और अर्जुन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे वह एक्यूपंक्चर करती रही, अर्जुन के शरीर की हर नस में दर्द उठता रहा। पहले की जोरदार हरकत के अलावा उसने बाद में एक भी आवाज़ नहीं की। इस आदमी को कोई छूने से रोकने के लिए और उसे पहले की तरह उल्टी करने से रोकने के लिए जिया को बहुत समझदार माना जाता था, क्योंकि वह उसकी नज़ और सर्जन दोनों बन गई थी। वह लगातार उसके लिए उसका पसीना पोंछती रहती थी। तुम्हारे थोरेसिक वर्टिब्रा के आसपास की नसें फिर से जुड़ गई हैं, लेकिन क्योंकि तुम महीनों से पैरालाइज्ड हो इसलिए बाकी स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हो गया है। लगभग 5 लंबर और 5 और सैक्रल वर्टिब्रा बची हैं। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। एक बार जब मैं उन सभी को फिर से जोड़ पाऊंगी तो तुम्हारा पूरा शरीर बहुत बेहतर महसूस करेगा। ठीक है, इसकी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लंब स्पाइन पर एक्यूपंक्चर शुरू करने से पहले जिया ने अर्जुन को एनेस्थीसिया का एक और डोज दिया। नया सेशन आखिरी थोरेसिक वर्टिब्रा से शुरू हुआ और जैसे ही ये लंब स्पाइन में पहुंचा इसमें थोड़ी रुकावट आई, लेकिन जल्द ही यह ठीक हो गया। हर बार जब नसें फिर से जुड़ती थीं तो अर्जुन को बहुत दर्द होता था, लेकिन ज़्यादातर दर्द उसने सहा। इस समय तक सर्जरी को सफल माना जा रहा था। बाकी की बात करें तो भले ही ये लॉरेंस इंस्टीट्यूट के ऑपरेटिंग थिएटर में न हो, जिया उन्हें पूरा कर सकती थी। चूंकि आर्टिफिशियल वर्टिब्रा और नसें अपनी जगह पर थीं, इसलिए बाकी को सिर्फ चांदी की सुइयों से आसानी से ठीक किया जा सकता था। इससे अर्जुन को खराब नसों को ठीक करने में मदद मिलेगी। हालांकि उसके लिए ये सभी लग्जरी जड़ी बूटियां खरीदना आसान नहीं था, इसलिए अगर वह झरने का सारा पानी इस्तेमाल नहीं करती तो ये बेकार हो जाता। इसलिए जिया ने एक्यूपंक्चर जारी रखा। जैसे ही उसने उसकी नसों को फिर से जोड़ने में मदद की, वह झरने का पानी ट्रांसफर करने लगी और साथ ही वह अपने अंदर की चीख को भी बना रही थी। शांत ऑपरेटिंग थिएटर तुरंत एक अजीब सी खामोशी से घिर गया। जब सर्जरी पहली बार शुरू हुई तो इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस पर 2 वैन रुकीं। जब पैसेंजर उतरे तो वे सभी पूरी तरह से ढके हुए थे, सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थीं। इन आदमियों के हाथ में एक राइफल थी। ये साफ था कि वे ट्रेंड थे। उनमें से पहले ग्रुप ने एंट्रेंस पर मौजूद गार्ड्स को कंट्रोल किया, जबकि दूसरा ग्रुप मेडिकल स्टाफ की ओर दौड़ा। लॉरेंस इंस्टीट्यूट एच सिटी में नहीं था। ये जगह उनके रुकने की जगह मानी जाती थी। असल में लॉरेंस इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों के लिए एक रेस्ट स्टॉप। जो प्रोफेसर अपने मरीजों के लिए एच सिटी आते थे, अगर वे होटल में नहीं रुकना चाहते तो वे यहाँ रुक सकते थे। इसलिए यहाँ का डिफेंस बहुत मजबूत था और 2 भाड़े के सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन हमलावरों ने उन पर हमला करने से पहले ये जरूर सोचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन आदमियों में 5 ऐसे भी थे जो भाड़े के सैनिक थे। 5v2 उन्हें लॉरेंस इंस्टीट्यूट द्वारा हाई किए गए भाड़े के सैनिकों का नतीजा पहले से पता था। जैसे ही वे आदमी कमरे में घुसे, उन्होंने तुरंत चश्मे वाले एक जवान डॉक्टर को पकड़ लिया। बोलो, अर्जुन कहाँ है? उसी समय बाकी आदमियों ने कमरे में मौजूद दूसरे जवान डॉक्टरों को पहले ही पकड़ लिया था। वे सभी उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे। कमरे में हर कोई डर से कांप रहा था और सभी एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। उनमें से एक ने दरवाजे के सबसे पास खड़े लोगों को कमांड दिया। जैसे ही वे तेजी से उस कमरे में घुसे जिसकी तरफ इशारा किया गया था, उन्हें एहसास हुआ कि कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये देखकर कि जवान डॉक्टर को कैसे मारा जाने वाला है, चश्मा पहने डॉक्टर तुरंत चिल्लाया, यह इसके नीचे है। नीचे? ऑपरेशन थिएटर सब नीचे हैं। इस मंजिल पर जो जगहें हैं वे बस वेटिंग रूम हैं। फिर उनमें से कुछ ने डॉक्टर को बंदी बना लिया और कमरे में घुस गए। डॉक्टर ने एक कॉल किया, कुछ बटन दबाए और कमरा डूबने लगा। आदमियों ने राइफलें पकड़ लीं और गोली चलाने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर ने जिसे वे बंधक बनाए हुए थे वह अचानक हिल गया। वह आदमी जो डरपोक और कायल लग रहा था, उसे डर था कि वह घायल हो जाएगा। उसने अचानक बंधक बनाए हुए आदमी का हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। जोर इतना ज्यादा था कि वह आदमी दूर जा गिरा और गोली चलाने वाला दूसरा आदमी उससे टकरा गया। बाकी लोग तेजी से उनकी तरफ मुड़े और वे भी गोली चलाने वाले थे। लेकिन जो सीन उनका इंतजार कर रहा था वह डॉक्टरों का एक बड़ा ग्रुप था। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे बिजी हैं, लेकिन इन डॉक्टरों ने भी असल में राइफल पकड़ी हुई थी और उनकी तरफ गोली चलानी शुरू कर दी। फर्क ये था कि डॉक्टर गोलियों के बजाय ट्रैंक्विलाइजर चला रहे थे। इससे पहले कि ये लोग नीचे फ्लोर पर पहुंचते, वे सभी हार चुके थे। उनमें 2 किराए के सैनिक भी थे, लेकिन ये डॉक्टर जो किसानों जैसे दिख रहे थे उनके लेवल के भी नहीं थे। वे सिर्फ ग्रेड ए के किराए के सैनिक थे, जबकि डॉक्टर ग्रेड AAA के थे। बस कुछ ही चालों में हमलावर तुरंत काबू में आ गए। जो आदमी बाहर इंतजार कर रहे थे उन्हें हैरानी हुई क्योंकि कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उनमें से एक ने एक महिला डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली और पूछा, वे कहाँ हैं? अंदर इतना सन्नाटा क्यों है? महिला डॉक्टर ने डरते हुए जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि कमरा सीधे बेसमेंट में जा सकता है। बाहर खड़े आदमी हैरान रह गए। ये क्या बकवास है? एक साधारण से आंगन में बेसमेंट क्यों है? लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह इतना भी हैरानी की बात नहीं थी। इसलिए इंचार्ज आदमी ने उन्हें कहा, तुम दोनों यहीं रहो और नजर रखो, बाकी सब मेरे पीछे आओ। फिर वह महिला डॉक्टर की तरफ मुड़ा और कहा, तुम मेरे साथ आओ। फिर महिला डॉक्टर चुपचाप उन गुस्सैल हिंसक आदमियों के पीछे कमरे में चली गई। कमरा अपनी असली हालत में वापस आ गया था। महिला डॉक्टर ने ठीक वैसा ही किया जैसा पिछली डॉक्टर ने किया था, और हाँ, उन आदमियों को भी वही अंजाम भुगतना पड़ा जो पहले बैच के लोगों को भुगतना पड़ा था। वेटिंग रूम में बचे हुए डॉक्टर और नर्स पहले जितने डरे हुए नहीं लग रहे थे। जब बेवकूफ़ों का ग्रुप कमरे में गया तो उन्होंने पीछे बचे 2 आदमियों को मार डाला और उन्हें घसीट कर ले गए।
जो लोग बाहर थे उनके लिए इंस्टीट्यूट के किराए के सैनिक जो एंट्रेंस पर पहरा दे रहे थे उन आदमियों के ग्रुप से पहले ही निपट चुके थे जो उन्हें बंधक बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर पर लगी धूल झाड़ी, खड़े हुए और अपना काम करते रहे। 2 गार्ड वैन की तरफ गए और उसे पीछे के एंट्रेंस तक ले गए। सड़क पर काले पत्थरों से बनी एक जगह थी। जैसे ही उन्होंने वहां कार पार्क की, गार्ड ने 2 अजीब बोतलें निकाली और उन्हें पूरी कार पर स्प्रे कर दिया। इसके बाद वे किनारे खड़े होकर वैन को पिघलते हुए देखते रहे। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक पूरी वैन पूरी तरह पिघल नहीं गई और एक भी टुकड़ा नहीं बचा। वे आंगन में वापस आए और इंस्टीट्यूट के दरवाजे बंद कर दिए। पूरा लॉरेंस इंस्टीट्यूट एक बार फिर शांत हो गया। बॉस, कुछ हुआ है? अर्जुन को अचानक अपने एपी से अपने आदमियों की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? लॉरेंस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर शायद भेष बदलकर किराए के सैनिक हों। कुल मिलाकर वे बंदर कभी बाहर नहीं आए। बाकी बंदर भी ले जाए गए। इस समय अर्जुन को अपनी पीठ में दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि अंदर की चीख उसकी नसों में दौड़ रही थी जो इससे पहले ब्लॉक थी। यह उतना ही दर्दनाक था जितना कोई उसकी रीढ़ की हड्डी में इलेक्ट्रिक ड्रिल से छेद कर रहा हो। जब दर्द गायब हुआ तो दूसरी तरफ की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द दिखा, ठीक है। तो हम अपनी जगह पर ही रहेंगे। दर्द का एक और दौर शुरू हुआ और अर्जुन ने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी पार्टी ने थोड़ी देर इंतजार किया और लगभग 1 मिनट बाद एक और शब्द आया, हाँ। दूर से देखने पर ये आदमी साफ तौर पर आम आदमियों जैसे नहीं लग रहे थे। वे क्यूरियस थे, इसीलिए वे एक दूसरे को देखने लगे। उनके लीडर ने पूछा, बॉस आप ठीक हैं? इस बार स्क्रीन पर एक से ज्यादा शब्द दिखे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बुरा होगा? आपकी यंग मिस्ट्रेस ही सर्जरी कर रही हैं। हालांकि यह एक लिखा हुआ मैसेज था और वे दूसरे व्यक्ति की डरावनी आवाज़ नहीं सुन सके, फिर भी उन सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हो रही थी। ऐसे सवाल का सामना करते हुए उन सभी ने एक साथ जवाब दिया, ये बहुत अच्छा होगा, जरूर, गुड लक बॉस, यंग मिस्ट्रेस सबसे अच्छी हैं। ठीक है, तुम्हारी पूरी स्पाइन फिर से जुड़ गई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से तुम पैरालाइज्ड हो, इसलिए तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड में इस एरिया के अलावा और भी कई ब्लॉकेज पाए गए हैं। मुझे तुम्हारे पूरे शरीर से उन्हें हटाने और तुम्हारे अंदरूनी सर्कुलेशन को चेक करने में तुम्हारी मदद करनी होगी। अगर कहीं दर्द हो तो तुम मुझे बताना। ठीक है। अर्जुन को इस समय पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था। उसकी पूरी पीठ पहले से ही पसीने से भर गई थी और गॉस कवा उसकी पीठ पहले से ही उसमें भीगी हुई थी। उसे बार बार सुखाया और फिर भिगोया गया था। हालांकि जैसे ही जिया ने उससे बात की, अर्जुन ने बिना किसी झिझक के उसे जवाब दिया, भले ही दर्द के कारण उसके दांत पहले से ही आपस में बज रहे थे। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस करते रहो। फिर जिया ने अर्जुन को घूरा। सच कहूं तो अगर ये वो माफिया भी होते जिनका उसने पहले इलाज किया है, तो भी इस तरह के दर्दनाक दर्द को झेलते हुए वे दर्द से जोर जोर से चिल्लाते। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे शरीर से चमड़ी उधड़ गई हो। अर्जुन किसी आम बिजनेसमैन जैसा बिल्कुल नहीं था। छूने पर उल्टी करने और उसके घाव को छूने पर धीरे से कराहने के अलावा वह सर्जरी के बाकी समय बहुत शांत रहा। जब दर्द हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा। ठीक है। फिर जिया ने अर्जुन के एक्यूपंक्चर पॉइंट में चांदी की सुई लगाई। तेज एनर्जी उसके शरीर में घुसी और सीधे उसकी गर्दन के आसपास की नसों की तरफ बढ़ी। जैसे ही एनर्जी अंदर गई, अर्जुन को एक बार फिर दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। जिया बोलती रही, लेकिन उसे जल्द ही लगा कि कोई रुकावट है। उसने अर्जुन को हैरानी से देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दर्द हो रहा है? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मैं ये झेल सकता हूँ। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रोजी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, थर्ड यंग मास्टर, प्रोफेसर जे का मतलब था कि वह आपके शरीर के सभी मेरिडियन को चिकना कर देंगी ताकि आपको इसे अंदर न रखना पड़े। बस उन्हें बता दे कि कहाँ दर्द हो रहा है ताकि वह धीरे हो सकें। वह इसी तरीके से सब कुछ पूरी तरह से ठीक कर पाएंगी और एक बार जब वह ऐसा कर लेंगी तो आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। प्रणीता भी उतना ही खुशकिस्मत था जितना वह। जैसे ही उसकी नसें फिर से जुड़ गईं, सर्जरी खत्म हो गई और बाकी का काम अगले 2 साल तक उसके फिजियोथेरेपिस्ट पर था। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि कहाँ दर्द हो रहा है ताकि मैं ब्लॉकेज हटा सकूं। तुम्हें दूसरों की तरह फिजियोथेरेपी नहीं करवानी पड़ेगी। तुम बहुत जल्द चलने लायक हो जाओगी। रोजी अभी समझा ही रही थी कि जिया अचानक बोल पड़ी। अर्जुन एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर जल्द ही बोला, हर जगह दर्द हो रहा है। जिया चुप हो गई। क्या इस आदमी ने उसे नौकरानी बना लिया था? ये कहने के बाद अर्जुन को लगा कि वह शायद बहुत ज्यादा मांग रहा है और उसने कहा, अगर प्रोफेसर जे को आज थकान महसूस होती है तो हम बाकी काम अगली बार कर सकते हैं। यह अभी करने जितना असरदार नहीं होगा। मुझे आज ही उन सभी को ठीक करना होगा। आखिर आज रात के बाद उसके झरने का पानी अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। और उसने जड़ी बूटी पर पहले ही 1 अरब खर्च कर दिए थे और वे जड़ी बूटियां बहुत कम मिलती थीं। फिर अर्जुन ने अपना मुंह बंद कर लिया। जिया के जान बचाने वाले काम कुछ ऐसे थे जिन्हें वह कभी नहीं भूलेगा। वह कभी उससे मुंह नहीं मोड़ेगा। तब से जब भी उसे हल्की चुभन महसूस होती, अर्जुन आवाज करता और जिया अगले हिस्से में जाने से पहले उस हिस्से को साफ करने के लिए अपने अंदर की ची से कुछ और बार उस जगह से गुजरती। और फिर अर्जुन फिर से कराह उठा। इस तेजी से जो सर्जरी सिर्फ 3 घंटे में होनी थी, वह उम्मीद से 1 घंटा ज्यादा समय में खत्म हो गई। हालांकि 4.5 घंटे बाद उन्हें जो नतीजा मिला वह ये था कि जिया अर्जुन के शरीर के सभी मेरिडियन को साफ और चिकना करने में कामयाब रही। यह इतना साफ हो गया था कि एक सेहतमंद अर्जुन भी इसे हासिल नहीं कर पाता। शुरू में तो दर्द हुआ, लेकिन आखिर में जब जिया ने आखिरी बार अपने अंदर की चीख को अर्जुन के शरीर में डाला तो वह भी हैरान रह गई कि यह कितना स्मूथ था। यही वजह थी कि निया पुरानी मार्शल आर्ट सीख सकी और अंदर की चीख हासिल कर सकी। पहले वह सच में निया को अपनी छोटी बहन मानती थी और बिना किसी झिझक के उसके मेरिडियन क्लियर करने में भी उसकी मदद करती थी। जब उसने निया के मेरिडियन क्लियर करने में मदद की तब निया सिर्फ 10 साल की थी और अभी भी एक भोली बच्ची थी जिसे दुनिया की बुराइयों का पता नहीं था। बाद में भले ही अभय ने उससे 10 साल तक मिन्नतें की, वह उसके लिए ऐसा करने को तैयार नहीं हुई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह जिस दूसरे इंसान की मदद करेगी वह अर्जुन होगा। जिया ने मन ही मन सोचा, अर्जुन की समझदारी से वह पक्का 5 साल से भी कम समय में निया से आगे निकल जाएगा।
या शायद एक सफ़ेद कमल जैसी कुतिया जैसी दिखती हो जिसे दूसरों के पीछे छिपना पसंद हो और अगर तेज़ हवा उसे लग जाए तो वह मुरझाकर मर सकती है, लेकिन सच तो यह है कि वह बहुत ताकतवर थी। ठीक है, हमारा काम हो गया। तुम्हारी पीठ पर 3 सेंटीमीटर का निशान है। निशान न बने इसके लिए मैंने उसे कॉस्मेटिक टाँके से सिल दिया है। अगर तुम चाहते हो कि टाँके ठीक से ठीक हो जाएं, तो जब तुम्हें पता चले कि तुम चलने फिरने में सक्षम हो गए हो तो तुम्हें बंदर की तरह इधर उधर नहीं कूदना चाहिए। अर्जुन अभी भी बाकी निशान का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि कुछ भी नहीं बचा था। क्या उसकी पीठ पर 3 सेंटीमीटर का निशान ऐसी चीज़ है जिसकी उसे चिंता करनी चाहिए? क्या उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसे फिजियोथेरेपी कब शुरू करनी होगी? वह कब अपने आप खड़ा हो पाएगा? वह कब नॉर्मल तरीके से चल पाएगा? हालांकि ये बातें कहने के बाद जिया ने कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अर्जुन कंफ्यूज था। एक्सक्यूज मी। ये देखकर कि वह पहले ही जा रही थी, अर्जुन उसे रोके बिना नहीं रह सका। एक बार जब वह कमरे से चली जाएगी तो वह प्रोफेसर जे नहीं रहेगी और उसे पता नहीं चलेगा कि अपनी प्रॉब्लम का जवाब कहाँ से मिलेगा। जिया रुकी और अर्जुन की तरफ देखा। और कुछ? थर्ड यंग मास्टर। मुझे फिजियोथेरेपी शुरू करने के लिए और कितना इंतजार करना होगा? फिर जिया की बारी थी कि वह चुप हो जाए। मैंने तुम्हारे शरीर के सभी मेरिडियन पहले ही साफ कर दिए हैं। मुझे पता है। थैंक यू। इसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मास्टर कपूर ने तुम्हारी हेल्थ के बदले मुझे तुम्हारे 10% शेयर दे दिए हैं। और मेरी तरफ से 10%। और अर्जुन ने तुरंत कहा। जिया लगभग भूल ही गई थी। जब उसे यह याद आया तो उसकी आंखें एक खूबसूरत मोड़ में बदल गईं। आज से मैं ऑप्स कॉर्पोरेट्स का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होऊंगा। हाँ सही है। उसे खुश देखकर अर्जुन भी अच्छे मूड में था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छे से आराम करो। लेकिन अर्जुन अभी भी खोया हुआ था। उसने अभी भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। प्रोफेसर जे और सवाल उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। असल में पहले जैसा ही। तुमने अभी भी जवाब नहीं दिया है। मैं फिजियोथेरेपी कब शुरू करूंगी? मैं कब अपने आप खड़ी हो पाऊंगी? मैं कब एक नॉर्मल इंसान की तरह चल पाऊंगी? जिया को जल्द ही एहसास हो गया कि दूसरी पार्टी को उसका मतलब समझ नहीं आया। पहले तुम इसलिए नहीं चल पाती थी क्योंकि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था जिससे तुम्हारी नसों को नुकसान हुआ था। मैंने अब तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड ठीक कर दी है और वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी सिर्फ एक प्रॉब्लम बची है, वो है तुम्हारी पीठ पर निशान। इसे फाड़ना मत और तुम ठीक हो जाओगे। इस बार अर्जुन आखिरकार समझ गया कि उसका क्या मतलब है। इसके साथ ही उसकी आंखें धीरे धीरे हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसे जितना पता था अगर सर्जरी सफल भी हो जाती तो भी उसे उसके बाद फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती। अगर रिकवरी प्रोसेस अच्छा नहीं होता तो उसे चलने में भी दिक्कत होती। असल में उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक नॉर्मल इंसान की तरह चलना और खड़ा होना था। अगर वह लंबे समय तक ऐसा न कर पाए तो भी वह इसे मान सकता था। लेकिन उसे हैरानी हुई कि नतीजा ये हुआ, उसे फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब तक मेरी पीठ का टाँके पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं चल पाऊंगा। अर्जुन को एक्साइटमेंट से अपनी आवाज़ कांपती हुई महसूस हो रही थी। जिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और यह उसके पहने हुए मास्क के मिजाज से बिल्कुल मेल खा रही थी। तुम्हें इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम 2 दिन में चलने की कोशिश कर सकती हो। लेकिन तुमने अभी अपनी पीठ की एक बड़ी सर्जरी करवाई है और इससे पहले तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। आने वाले 2 सालों में तुम्हारी पीठ में कभी कभी दर्द हो सकता है, खासकर ठंड के मौसम में। इस मौसम में तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम घर पर रहो और खुद को गर्म रखो। कोई बात नहीं, जब तक मैं फिर से खड़ी हो सकती हूँ मैं इन्हें झेल सकती हूँ। सिर्फ 2 साल दर्द सहने की बात भूल जाओ, वह जिंदगी भर इस तकलीफदेह दर्द को झेल पाएगा। पूरी तरह पैरालाइज्ड होने से लेकर एक आम इंसान की तरह चल पाने तक वह पहले से ही बहुत खुशकिस्मत था। और तुम 4 महीने तक बिना हिले डुले रहे। भले ही मशीनों की मदद से तुम्हारी मसल्स की कुछ एक्सरसाइज की गई है, फिर भी कुछ जगहों पर एट्रोफी दिख रही है। इसलिए तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या मुझे किसी फिजियोथेरेपी सेशन के लिए यहाँ आना पड़ेगा? ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। बस खुद को कोई भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने से रोको। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स? अर्जुन हैरान रह गया। वह पूछना चाहता था कि उसे एक दिन में कितने कदम चलने चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी का जवाब था कि उसे कोई भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है वे एक ही चैनल पर नहीं हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रोजी तुमसे बाकी बातें करेगी। जिया ये बात यूं ही कह रही थी, लेकिन अर्जुन ने जल्दी ही नोटिस कर लिया कि जिया रोजी से कैसे बात करती है। रोजी अभी भी लॉरेंस इंस्टीट्यूट की डिप्टी डायरेक्टर थी और सायरा के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले सबॉर्डिनेट्स में से एक थी। वह शायद सिर्फ AAA ग्रेड की प्रोफेसर थी, लेकिन वह पूरे इंस्टीट्यूट की इंचार्ज थी। दूसरे शब्दों में उनके डायरेक्टर लॉरेंस सिर्फ मेडिकल पहलू के लिए जिम्मेदार थे। प्रोफेसर रोजी ही इंस्टीट्यूट चला रही थी। भले ही जिया जीनियस थी और लॉरेंस इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर बन गई, ये क्या रोजी को जिया को इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए था? लेकिन आज की सर्जरी से रोजी सिर्फ असिस्टेंट थी। इसके अलावा जिया पहले से ही उसे हर तरह के कामों के लिए ऑर्डर दे रही थी और सर्जरी खत्म होने के बाद भी वह रोजी के साथ वैसा ही बर्ताव कर रही थी। जिया कमरे से बाहर चली गई और उसके साथ सिर्फ रोजी ही बची थी। उसने अर्जुन को दोस्ताना तरीके से ध्यान रखने वाली सावधानियों के बारे में बताया और यह भी पूछा कि शेयर्स के ट्रांसफर के बारे में किससे कांटेक्ट करना है। जब अर्जुन का बैग ऊपर वाले फ्लोर पर वापस गया तो उसने उस औरत को देखा जो कमरे के एक कोने में चाय का मजा ले रही थी। उसे अंदर आते देखकर जिया वह उसके पास गया और उसके पास गया। कैसा रहा? तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या ये सफल रहा? जैसे ही उसने उस औरत को देखा जिसने अभी अभी अपना सफेद कोट और मास्क उतारा था, अर्जुन सच में उससे पूछना चाहता था कि वह उसके सामने इतनी बेशर्मी से कैसे पेश आ रही है। क्या उसे इस बात का सबसे ज्यादा पता नहीं होना चाहिए कि सर्जरी सफल हुई या नहीं? मुझे अच्छा लग रहा है। प्रोफेसर जे सच में एक स्मार्ट, जेंटल और खूबसूरत औरत हैं। अर्जुन ने जवाब देते समय जिया पर पूरा ध्यान दिया, लेकिन यह औरत बिना किसी ज़मीर के काम कर रही थी क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि उसकी स्किल्स अच्छी हैं और उसने बहुत से लोगों को बचाया है। क्या ये कहावत नहीं है कि जो लोग नेक दिल होते हैं वे हमेशा खूबसूरत होते हैं? आमतौर पर जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं वे निश्चित रूप से इस जन्म में या अपने पिछले जन्मों में नेक दिल इंसान रहे होंगे।
अर्जुन का बस इतना ही जवाब था, तुम सही हो डॉक्टर जू, प्लीज़ मुझे एक नई नौकरी मिल गई है और उसमें अच्छी खासी सैलरी है। मैं अब एक एक्टर हूँ और मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा। जब तक आप मेरे बेटे को बचाने के लिए राजी हो जाते हैं, मैं पक्का मेडिकल खर्च उठा पाऊंगा। साथ ही मैं पहले से ही किंग दा की लैब में असिस्टेंट रिसर्चर में से एक हूँ। हालांकि मेरी क्वालिफिकेशन अभी भी ज़रूरी क्वालिफिकेशन से बहुत दूर है, मैं कड़ी मेहनत ज़रूर करूंगा। जब तक मैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के काबिल हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस इंस्टीट्यूट के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। बेसिक ज़रूरतों के लिए पैसे के अलावा मैं इंस्टीट्यूट के लिए मुफ्त में काम कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे प्रोफेसर रोजी से मिलने दो। एच सिटी के लॉरेंस इंस्टीट्यूट ब्रांच के एक कमरे में एक औरत अपने डॉक्टर से रो रही थी। अर्जुन पहले ही सो चुका था और जिया उन बेवकूफ़ों के झुंड से मिलने के लिए नीचे छिपे हुए कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि उसने उस औरत की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खुला था, इसलिए उसकी आवाज़ बाहर से सुनाई दे रही थी। जिया रुक गई जब उसे एहसास हुआ कि यह एक जानी पहचानी आवाज़ है। मिस प्रिया, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी होती है। आपके बच्चे को कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है और सिर्फ हमारे डायरेक्टर ही उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि हज़ारों लोग हैं जो हमारे डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे। हम सच में आपके बेटे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं है जिसे बचाया जाना बाकी है, और न ही वह अकेला बच्चा है जिसकी ज़िंदगी खतरे में है। मिस प्रिया, आप क्या कर रही हैं? प्लीज़ खड़ी हो जाए। अगर आप पूरी ज़िंदगी हमारे सामने घुटने टेक भी दे तो भी काम नहीं चलेगा। अगर मैं उसकी सर्जरी कर सकती तो मैं खुद कर देती, लेकिन अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। क्या आप मुझे प्रोफेसर रोजी के पास ले जा सकती हैं? प्लीज़। डॉक्टर जू का जवाब सुनकर जिया चली गई और रोजी को बुलाया। प्रिया मेरे सेट पर एक्ट्रेस में से एक है। उसका बेटा किसी मुसीबत में लग रहा है। पता करो और देखो कि क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। हाँ, लॉरेंस इंस्टीट्यूट का बैकयार्ड एक और कोर्टयार्ड है और हर कोने में कमरे हैं। जिया एक कमरे की तरफ गई, दरवाज़ा खोला, आदमियों के पासवर्ड डालने का इंतजार किया और 4 मंजिल नीचे बेसमेंट में चली गई। यह एक छिपा हुआ कमरा था जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। कमरे के अंदर एक पिंजरा था और उस पिंजरे में वे आदमी थे जो लॉरेंस इंस्टीट्यूट में घुसे थे, अर्जुन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जिन्हें छत से जंजीरों से लटका दिया गया था और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। उनकी स्किन का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो अभी भी ठीक हो। वे खून से लथपथ थे और हर जगह खुले घाव थे, अपनी आखिरी सांसें रोके हुए थे। पिंजरे के बाहर तिब्बती मैस्टिफ का एक झुंड था और उनके मुंह खून से सने हुए थे। अगर पिंजरे की वजह से उन्हें रोका नहीं गया होता तो अंदर के वे लाचार और बेबस आदमी अब तक सिर्फ हड्डियों के साथ बचे होते। कौन सोच सकता था कि इतनी अच्छी जगह जहां वे लोगों की जान बचाते हैं, वहां इतनी भयानक जगह होगी। जिया ने पिंजरे के अंदर बंद आदमियों को देखा और पूछा, क्या उन्होंने बात की? बस कुछ गैंगस्टर जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनमें 5 ग्रेड ए के किराए के सैनिक थे। उन्होंने सीक्रेट वेब पर किसी से डील की थी और दूसरी पार्टी ने उन्हें 10 मिलियन दिए थे। उन्हें इन कुछ दिनों में तैयार रहने के लिए कहा गया था और आज दोपहर उन्हें अचानक अपना काम करने का सिग्नल मिला। उन्हें सिग्नल किस समय मिला? दोपहर के 11:15 बजे। उसके होंठों का कोना ऊपर उठा। सुबह 11:15 बजे ठीक वही समय था जब वह लॉरेंस इंस्टीट्यूट पहुंची थी। उन आदमियों के साथ जो उनका पीछा कर रहे थे, जिया तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। फिर जिया ने एक और कॉल किया। सान्या, जिसे कॉल आया था, ने तुरंत जवाब दिया और पूछा, बिग बॉस, सर्जरी कैसी रही? क्या जीजाजी ठीक हैं? सफल रही? बधाई हो बिग बॉस। बधाई हो जीजाजी, मुझे यकीन है कि इतनी अच्छी खबर सुनकर आप अच्छे मूड में होंगे। क्या हमें इसके लिए रेड पैकर्स मिलेंगे? ये सुनकर कि सान्या इतना बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ रही है, जिया खुद को रोक नहीं पाए। अपना विलेन वाला साइड दिखाओ। मैंने तुम्हें अपनी विरासत पहले ही दे दी है जिसकी कीमत अरबों में है, लेकिन तुम अभी भी खुश नहीं हो। अगर तुम्हें वे पसंद नहीं है तो तुम उन्हें वापस कर सकते हो। धत्तेरे की, उफ, उससे सान्या को अपनी विरासत का हिस्सा देने का पक्का पछतावा है। वो बेवकूफ़ कुतिया, जब उसे अर्जुन की सर्जरी पूरी करने के लिए पैसे चाहिए थे और उसने इस औरत से लगभग 1 अरब की जड़ी बूटियां लाने को कहा, तो इस औरत ने उससे कहा कि उसके पास काफ़ी पैसे नहीं हैं। आखिर में जिया को लू परिवार से लिए गए 10% शेयर कैश में बदलने पड़े और जो पैसे मिले उनसे सान्या को देने पड़े। आहा, बेशक मैं इससे खुश हूँ। कोई बात नहीं, मुझे अब लाल पैकेट नहीं चाहिए, लेकिन बिग बॉस, आपने मुझे पहले ही इतना प्यार दे दिया है। आप उनसे क्यों मांग रहे हैं? जो मेरा है वह आपका भी है। जब मैंने वे प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी तो मैंने आपका नाम भी शामिल किया था। तो तुमने जो दोनों सबमरीन खरीदी हैं उनका मैं क्या करूँ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। भाड़ में जाए, मुझे धोखा किसने दिया? सान्या कैसे बेकाबू होकर गालियां दे रही थी, ये सुनकर कानों में इतना दर्द हुआ कि जिया भी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। वह औरत तो बस एक बेवकूफ़ थी। अगर तुम उसके साथ हिसाब किताब करोगे तो वह मर जाएगी। सान्या को जो विरासत मिली थी जिसकी कीमत अरबों में थी, उससे इस औरत ने 2 सबमरीन खरीदी और फिर भी उसे उसका कुछ हिस्सा अपने पैसे से देना पड़ा। एकदम सही, एकदम सही। क्या तुम्हें वे मिल गईं? जिया तुरंत सीधे टॉपिक पर आ गई। अब वह उससे विरासत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल, सान्या ने तुरंत अपना अच्छा काम दिखाया। मैंने उन सभी को पहले ही लॉक कर दिया है और हम बस तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुम्हें उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पहले ही भेज दी है। इतना कहकर जिया को सान्या का मैसेज मिला। जब उसने मैसेज देखा तो जिया चौंक गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वही होगा। शायद ऐसा होना चाहिए कि उसने सोचा भी नहीं था कि वह वही हो सकता है। कपूर परिवार में हर तरह के लोग थे और वे इतने सारे थे कि उसे शक था, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान देने के बारे में नहीं सोचा। जिया ने अपने फ़ोन से नज़रें हटाईं और कहा, मैं उनसे नहीं निपटूंगी। उनके भाड़े के सैनिकों और इसके पीछे के आदमी से संपर्क करने का ये सबूत मास्टर कपूर को दे दो। वह उनका ध्यान रखेंगे। ठीक है बिग बॉस, हम इन लोगों का क्या करेंगे? हम इन्हें यहीं नहीं छोड़ सकते, है ना? ये देखकर कि जिया पहले ही जा रही थी, उस कमरे के इंचार्ज को एहसास हुआ कि इन लोगों को यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसने अपना मुंह खोला और पूछा, इन्हें पैक करके कपूर परिवार को भेज दो। उनसे कहो कि यह लॉरेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक तोहफा है।
हाँ बॉस। जैसे ही जिया बैकयार्ड से लौटी उसने प्रिया को देखा जो रोजी की तरफ झुक रही थी। प्रोफेसर रोजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल वेद को यहाँ लाऊंगी। रोजी ने धीरे से सिर हिलाया। जिन लोगों का जिक्र उसके बिग बॉस खास तौर पर करते थे उनके साथ वह हमेशा अच्छे से पेश आती थी। इसकी चिंता मत करो, हमें अभी भी पक्का नहीं है कि हम सर्जरी कर पाएंगे या नहीं। वेद के यहाँ आने के बाद हमें पहले उसकी हालत देखनी होगी और अगर मैं खुद कर सकती हूँ तो मैं उसके लिए ज़रूर करूँगी। अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं उसका केस मेन ब्रांच में भेज दूंगी और अगर कोई प्रोफेसर है जो ये कर सकते हैं तो मैं उनसे ज़रूर उसके केस को प्रायोरिटी दिलवाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रोजी। धन्यवाद। प्रिया रोजी के लिए घुटनों के बल बैठने वाली थी और अगर रोजी उसे पकड़ नहीं रही होती तो जिया को यकीन था कि प्रिया रोजी को धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ जाती। प्रिया ने जिया को नहीं देखा जो बैकयार्ड से वापस आ रही थी क्योंकि वह रोजी को कई बार धन्यवाद देने के तुरंत बाद चली गई थी। लॉरेंस इंस्टीट्यूट एच सिटी के सिटी सेंटर में था लेकिन ये सिटी सेंटर के बहुत शांत इलाके में था। यह एक लंबी गहरी गली के पीछे था और अगर किसी का लॉरेंस इंस्टीट्यूट जाने का कभी इरादा नहीं होता तो कोई भी इस गली में आने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही प्रिया आंगन से बाहर निकली उसने देखा कि बाहर कुछ दूरी पर बहुत सारी लग्जरी कारें खड़ी हैं। उन कारों के सामने एक लंबा आदमी गली के दूसरे छोर से आ रहा था। उस पर पड़ रही तेज धूप ने उसके पीछे एक लंबी सुंदर परछाई छोड़ दी। ऐसा भी लग रहा था जैसे यह आदमी सोने से ढका हुआ था क्योंकि वह चमक रहा था। हालांकि वह अनरियलिस्टिक लग रहा था फिर भी प्रिया हैरानी से काम गई जब उसने अपने ठीक सामने का सीन देखा। वह अनजाने में मुड़कर जाना चाहती थी लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसने देखा कि यह एक वन वे गली थी। लॉरेंस इंस्टीट्यूट के पिछले एंट्रेंस के अलावा उस एरिया से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। यही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। फिर प्रिया ने अपना सिर नीचे किया और चलती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि यह आदमी उसे ज्यादा घूरेगा। उसे डर था कि यह आदमी उसे पहचान लेगा। विवान अपने लंबे पैरों और उस एलिगेंट सिंपल चेहरे के साथ इंस्टीट्यूट की ओर चल रहा था। उसके स्वभाव से ऐसा लगता था जैसे वह कोई भगवान हो जो चांद और सूरज का सार सोख लेगा। जब प्रिया उसके पास से गुजरी तो उसे लगा कि वह उससे आ रही जबरदस्त आभा की ओर खींच रही है। जब उसने पहले ही शांत रहने और अपने कदमों पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की तब भी जब वह धीरे धीरे उसके पास से गुजरी तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया। यह कोई ऐसा था जिससे प्रिया अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलना चाहती थी। 4 साल पहले जो हुआ उसके बाद इस आदमी से बचने के लिए वह भाग गई। अगर उसके बेटे की हालत ऐसी न होती तो वह कभी इस शहर में वापस नहीं आती। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे अपने बेटे जैसा फरिश्ता दिया जो एक प्यारा और समझदार बच्चा था। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो वह उसे पालने की पूरी कोशिश करेगी। उस बच्चे के लिए उसके मन में जितना प्यार था उतना ही डर भी उस आदमी के लिए था। भले ही यह जमीन का वह टुकड़ा था जिस पर उसने एक बार कदम रखा था और उससे मुलाकात हुई थी लेकिन उसने कभी वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह इस शहर में वापस आएगी उसकी मुलाकात उससे होगी। प्रिया के पास से गुजरते हुए विवान भी रुक गया जब उससे प्रिया से वही जानी पहचानी भावना महसूस हुई। प्रिया का सारा ध्यान विवान पर था इसीलिए उसे पता था कि जब वह उसके पास से गुजरा तो वह कैसे रुका। उस पल प्रिया को लगा कि उसका दिल सीने से बाहर निकलने वाला है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह बेकाबू होने वाला था। हालांकि उसने शांत रहने और धीरे धीरे दूर जाने की पूरी कोशिश की लेकिन प्रिया ही अकेली थी जिसे पता था कि वह अंदर से कितनी डरी हुई थी। यंग मास्टर, क्या हुआ? उसके पर्सनल असिस्टेंट फैंग ने विवान को रुकते हुए देखा तो वह तेजी से उसके पास आया। विवान ने एक पल के लिए प्रिया की पीठ को देखा और थोड़ी देर सोचा। ये पक्का करने के बाद कि वह इस औरत को नहीं जानता उसने जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर वह लॉरेंस इंस्टीट्यूट की ओर चलता रहा। जब उसने सोचा कि वह जल्द ही अपनी बहन से मिलेगा तो विवान मुस्कुराया। तारांकन 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 तारांकन। इंस्टीट्यूट के अंदर जिया ने पहले ही अपने जूते उतार दिए थे और रोजी के ऑफिस में रखे बड़े सोफे पर आराम से लेटी हुई थी, एक बिल्ली की तरह जो अभी अभी अपनी नींद से जागी हो। खैर ये तब था जब आप उसके हाथों में फाइलों के बड़े ढेर को नजरअंदाज कर दें। वे ऐसी रिपोर्ट्स थी जिन्हें अगर कोई पढ़ता तो उसकी आंखों में दर्द हो जाता। ये सामान्य दिल की बीमारी नहीं है। अगर यह पैथोलॉजिकल होती तो यह ऐसी नहीं दिखती। यह एक आनुवंशिक बीमारी लग रही है। तारांकन तारांकन एक बड़ा प्लॉट आने वाला है। आनुवंशिक बीमारी। रोजी हैरान थी। मैंने इस बीमारी के बारे में कभी कोई रिकॉर्ड नहीं देखा। रोजी भले ही एक युवा प्रोफेसर हो लेकिन वह मेडिकल फील्ड में सच में बहुत टैलेंटेड है। वह जिया से बिल्कुल अलग है जो एक जीनियस है। उसे दूसरे फील्ड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं हो सकता है लेकिन जब मेडिसिन की बात आती है तो उसे लगभग सब कुछ पता होता है और इस मामले में जिया भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यही वजह थी कि रोजी उसके लिए इतनी जरूरी थी। अगर वे सब डेमी गॉड्स एंड सेमी डेविल्स फिल्म में होते तो जिया मुख्य हीरोइन होती जिसे लड़ना आता था जबकि रोजी वांग यान्यू का किरदार होती। रोजी के पास शायद दूसरे एस ग्रेड प्रोफेसर जितनी स्किल्स नहीं थी लेकिन थ्योरी के हिसाब से वह उनसे कहीं बेहतर थी और उन्हें उससे मदद भी मिलती थी। वेद की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद रोजी ने कुछ अजीब चीज देखी। क्योंकि वह इतना छोटा बच्चा था इसलिए उसमें ऐसा म्यूटेशन होना समझ में नहीं आ रहा था। वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए इसलिए वह जिया के पास गई। आखिरकार प्रिया को जिया ने ही मिलवाया था। जिया ने धीरे से जवाब दिया, इंसान इवॉल्व हो रहे हैं, जीन इवॉल्व हो रहे हैं और यहाँ तक कि वायरस भी इवॉल्व हो रहे हैं। अगर कुछ खानदानी बीमारियां इस तरह से सामने आ रही हैं तो ये समझ में आता है। यह मुमकिन है लेकिन मुझे इतना पक्का इसलिए पता है क्योंकि मैंने सालों पहले ऐसा ही एक मामला देखा था। रोजी हैरान रह गई। वह कौन था? क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ मामला था। अगर लॉरेंस इंस्टीट्यूट में इस तरह की हिस्ट्री वाला कोई होता तो उसे इसके बारे में जरूर पता चलता। एक अधेड़ उम्र का आदमी। उस समय लॉरेंस इंस्टीट्यूट नया नया बना था और वह अपनी पहचान छिपाकर मेन ब्रांच में आया था। वह इलाज ढूंढ रहा था और उसने ये भी कहा था कि सर्जरी के बदले हम उससे कितने भी पैसे मांग सकते हैं। हालांकि ये सुनने के बाद कि सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी होगी और उसका दिल निकालकर बाईपास मशीन पर रखा जाएगा ताकि हम उसे ठीक कर सकें, उसने मना कर दिया, खासकर यह जानने के बाद कि मैं ही वह सर्जरी करने वाली थी। खैर उसे अब अपने फैसले पर जरूर पछतावा हो रहा होगा।
उस समय लॉरेंस इंस्टीट्यूट नया नया बना था और सायरा सिर्फ 15 साल की थी। उसकी कोई शोहरत या इज्जत नहीं थी और क्योंकि वह हमेशा लो प्रोफाइल रहती थी इसलिए ज़्यादा लोग उसे नहीं जानते थे। शायद ऐसा न हो क्योंकि उसने अपने सीने के दर्द के लिए मुझसे लगभग 100 गोलियां खरीदने के लिए 3 मिलियन खर्च किए थे। मैंने उससे वादा किया था कि जब तक उसे दवा की ज़रूरत होगी वह लॉरेंस इंस्टीट्यूट में मुझसे मिल सकता है। मुझे लगता है कि उसकी दवा जल्द ही खत्म होने वाली होगी। तो क्या वेद सर्जरी के लिए एलिजिबल होगा? वह सिर्फ 3 साल का है। मुझे डर है कि उसका शरीर इतनी बड़ी सर्जरी झेल नहीं पाएगा। उसे कल अपने बेटे को चेकअप के लिए यहाँ लाने के लिए कहो और हमें पता चल जाएगा। अगर उसकी हालत सालों पहले वाले आदमी जैसी है तो मैं उसे जिंदा रखने के लिए गोलियां दे पाऊंगी, लेकिन अगर वह पूरी तरह ठीक होना चाहता है तो उसे सर्जरी करवानी होगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जिया धीरे धीरे अपनी सीट से उठी, जूते पहने और फिर रोजी के सामने बैठ गई, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह दिख रही थी। अंदर आओ। रोजी का जवाब सुनकर दरवाजा खोल दिया गया। प्रोफेसर रोजी, इंपीरियल सिटी के यंग मास्टर रायजादा आपसे मिलना चाहते हैं। ये देखकर कि कौन था, जिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन तुरंत उसकी जानी मानी आकर्षक लुभावनी मुस्कान आ गई। कितना इत्तेफाक है, यंग मास्टर रायजादा, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा मिस जिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया भी रोजी के साथ यहाँ होगी, इसीलिए उसने पहले अपनी छोटी बहन को ग्रीट किया। फिर वह मुड़ा और रोजी को ग्रीट किया। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर रोजी। मैं विवान हूँ। रोजी ने जवाब में अपना सिर हिलाया, लेकिन विवान ने तुरंत अपना ध्यान जिया की ओर किया और कहा, मिस जिया आप आज यहाँ क्यों हैं? क्या घर पर कोई बीमार है? विवान की मुस्कान एलिगेंट और ग्रेसफुल थी। उसके गहरे चेहरे के फीचर्स में पूरी गैलेक्सी समा सकती थी। उससे एक फ्रेंडली फीलिंग आती थी, लेकिन साथ ही वह एक जानवर की तरह स्थिर स्वभाव भी बनाए रखता था। दूसरों पर उसका दबंग ऑरा ऐसा था कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मेरे पति यहाँ पेशेंट हैं, मैं आज उनके साथ आई हूँ। अर्जुन के बारे में जिया ने कभी कुछ छिपाने के बारे में नहीं सोचा। आखिरकार ये पिछले मालिक का परिवार था, उसका नहीं। इसलिए पिछले 1 महीने से जिसके साथ वह रही थी उस अर्जुन की तुलना में वह निश्चित रूप से उसके ज्यादा करीब थी, भले ही उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए हों। पहले विवान अपनी बहन को अर्जुन के बारे में थोड़ी सी शिकायत और असंतोष सुनते ही उससे तलाक दिलाने में मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन अब जो उसने देखा, जिया अर्जुन के बारे में बात करते हुए एक प्यारी पत्नी की तरह लग रही थी। ऐसी 1000 बातें थीं जो वह अपनी बहन से पूछना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। यंग मास्टर रायजादा आप आज यहाँ क्यों हैं? क्या आप बीमार हैं? विवान मुस्कुराया। मुझे आज थोड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा है, इसलिए मैं चेकअप के लिए आया हूँ। रोजी ने कभी विवान से बात नहीं की थी और उसे अपने बिग बॉस और उसके बीच के रिश्ते के बारे में नहीं पता था। हालांकि जैसे ही उसने सुना कि उसे असहज महसूस हो रहा है, वह फिर भी बहुत जिम्मेदार थी और उसने तुरंत पूछा, यंग मास्टर रायजादा अगर आप चेकअप के लिए आए हैं तो कृपया मेरे साथ आइए। विवान ने जिया को सिर हिलाया और रोजी के पीछे कमरे से बाहर चला गया। जिया भी जल्द ही रोजी के कमरे से निकल गई और यह पक्का करने के बाद कि अर्जुन ने आराम कर लिया है, इंस्टीट्यूट से जाना चाहती थी। कमरे से बाहर निकलने के बाद विवान ने बात करना बंद कर दिया और इसके बजाय रोजी ने पूछा, यंग मास्टर रायजादा आप मिस जिया के करीब हैं? हाँ। विवान ने सिर हिलाया और बदले में पूछा, मिस जिया यहाँ आपके साथ अपने पति की हालत के बारे में बात करने आई हैं? हाँ। रोजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। लगता है उनके पति के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, वे काफी करीब लगते हैं। जैसे ही रोजी ने सोचा कि सर्जरी के दौरान उसकी बिग बॉस अर्जुन के प्रति कितनी प्यार करने वाली पत्नी थी और कैसे अर्जुन को दूसरों के छूने पर ही घिन आती थी लेकिन बिग बॉस के साथ नहीं, रोजी को लगा कि उनका तलाक होना नामुमकिन है, इसीलिए उसने यह बात खुलकर मान ली। हालांकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, फिर भी वह विवान की आंखों में दिख रहे भावों को साफ समझ सकती थी। इसलिए रोजी ने तुरंत अपना पक्ष चुना और अर्जुन को चुना। रोजी का जवाब सुनकर विवान चुप हो गया। इस समय वह बहुत दुखी था। उसे चिंता थी कि अर्जुन जैसे आदमी जो पहले ठंडा और दूर रहने वाला था, वह अपनी बहन का इस्तेमाल सिर्फ ये साबित करने के लिए करेगा कि वह अभी भी एक आदमी है और लकवाग्रस्त होने के बाद भी उसमें पत्नी रखने की क्षमता है। इसी तरह अर्जुन ने उसकी छोटी बहन को उनसे छीन लिया था। एक आदमी की बातें भूत की तरह धोखेबाज होती हैं। उसकी छोटी बहन अभी भी बहुत छोटी थी और वह बहुत भोली थी। वह कभी किसी दूसरे बेहतरीन सफल आदमी से नहीं मिली थी। राजीव द्वारा इतना बुरा बर्ताव किए जाने के बाद और फिर अर्जुन जैसे चालाक लोमड़ी से मिलने के बाद वह कभी भी उसका विरोध नहीं कर पाएगी। विवान, जो इस मामले में काफी आश्वस्त था, अब इसके बारे में चिंता करने लगा। यह एक नया स्कैन है जो हमारी रिसर्च लैब ने बनाया है। यह एमआरआई और पेट सीटी दोनों के कॉम्बिनेशन जैसा है और इससे किसी व्यक्ति के शरीर को बहुत कम नुकसान होगा। अगर आपके शरीर में कुछ भी गलत है तो हमें इस स्कैन से तुरंत पता चल जाएगा। फिर हम एक फुल ब्लड पैनल करेंगे। अगर कोई बड़ी समस्या नहीं है तो आप भी निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक है। विवान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह एक राजकुमार की तरह बहुत ही सज्जन और शालीन था। उसके यहाँ होने का एकमात्र कारण जिया को देखना था। चेकअप करवाना तो बस एक बहाना था, लेकिन क्योंकि उसने इस साल अपना बॉडी चेकअप नहीं करवाया था तो वह अब करवा ही लेता। अर्जुन को बहुत ही शांति भरी नींद आई। यह शायद उन सबसे शांतिपूर्ण और आरामदायक नींदों में से एक थी जो उसे लकवा होने के बाद से कभी आई थी। अगर उसे फोन कॉल से डिस्टर्ब न किया जाता। अर्जुन ने सर्जरी की वजह से पहले ही अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दिया था, लेकिन जिया ने नहीं किया था। इसके अलावा जिया ने पहले ही अपने फोन में सेट कर रखा था कि वह किसी भी अनजान कॉलर का जवाब नहीं देगी और उसने पहले ही उन नंबरों को ब्लॉक कर दिया था जो जरूरी नहीं थे, इसलिए उसे ज्यादा फोन कॉल नहीं आए। हालांकि जब जिया चुपचाप अर्जुन के जागने का इंतजार कर रही थी तो उसका फोन बजा। अर्जुन की आंखें तुरंत खुल गईं और उसकी आंखों में तुरंत एक तेज सख्त नजर आ गई। अर्जुन, जो अचानक फोन कॉल से जाग गया था, उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ जिससे उसे बेचैनी होने लगी। कौन है? उसने जिया की प्राइवेसी के बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछा था और यह पहली बार था जब उसने हद पार की थी। जिया ने अपना फोन निकाला और कॉलर आईडी देखकर कहा, ये बटलर जयेश हैं। अर्जुन के चेहरे पर बुरे भाव देखकर जिया ने तुरंत कॉल उठाया। बटलर, यंग मिस्ट्रेस, यंग मास्टर कैसे हैं? इससे पहले कि जिया अपनी बात पूरी कर पाती, बटलर जयेश ने उसे बीच में ही टोक दिया।
वह ठीक हैं। जिया को बटलर जयेश काफ़ी पसंद थे, इसलिए उसे बुरा नहीं लगा कि दूसरी तरफ वाले ने उसे बीच में टोका। मास्टर का एक्सीडेंट हो गया है और वह अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा और सिर्फ यंग मास्टर के लिए अच्छा चाहा। इसलिए यंग मिस्ट्रेस, हम उन्हें आपके भरोसे छोड़ रहे हैं। हमने पहले ही यंग मास्टर की सुरक्षा के लिए आदमी भेज दिए हैं, इसलिए आपको उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मास्टर के जागने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप यंग मास्टर को वहीं रखेंगी। कपूर परिवार से कोई भी आपसे मिलने आए तो उनकी बातों पर विश्वास न करें। मास्टर, आपने जो किया है उसकी बहुत तारीफ करेंगे। बटलर जयेश, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। कॉल उठाते ही जिया की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और अर्जुन को इसका एहसास हो गया। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था और वह तुरंत उठकर बैठ गया। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन को अपने आप उठते देखकर जिया तुरंत उसे सहारा देने गई। आखिरकार उसकी अभी अभी एक बड़ी सर्जरी हुई थी। हालांकि सावधान रहने वाली एकमात्र समस्या उसकी पीठ का घाव था, फिर भी उसके शरीर में दर्द होगा और उसे इसे खुद ही सहना होगा। चूंकि उसकी अभी अभी रीढ़ की हड्डी लगाई गई थी और उसकी नसें दोबारा जोड़ी गई थीं, अगर वह हिलता नहीं तो ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह हिलता बहुत ज़्यादा दर्द होता। जिया ने पहले ही बेसमेंट से ज़रूरी दवाएं तैयार कर ली थी ताकि वह दर्द कम करने के लिए उसे कुछ पेनकिलर दे सके। जब बटलर जयेश ने जिया को स्थिति के बारे में बताना खत्म किया तो उसे जिया की आवाज़ सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि यंग मास्टर ने भी उसे सुना होगा और उसके अंदर से एक बुरा एहसास आया। इसके बाद जिया ने कॉल काट दिया। जब बटलर जयेश ने उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने अर्जुन को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके पास उन्हें कॉल करना बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंकल जयेश, आप भी घायल हैं, पहले आपको कुछ पट्टियां लगवा देते हैं। जययान उसे दिलासा देता रहा। यंग मास्टर उतने कमज़ोर नहीं है जितना आप सोचते हैं। वह निश्चित रूप से अपना ख्याल रखेंगे। अभी सबसे ज़रूरी व्यक्ति मास्टर कपूर हैं। आपको पहले अपने जख्मों पर पट्टी बांधनी चाहिए ताकि आप मास्टर कपूर का अच्छे से ख्याल रख सकें। जययान, क्या तुम्हें यकीन है कि यंग मास्टर के आसपास सुरक्षा काफ़ी है? अगर यंग मास्टर को कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जययान ने सिर हिलाया। इसकी चिंता मत करो, यंग मास्टर ने इसके लिए राकेश को पहले ही नियुक्त कर दिया है और राकेश खुद उनकी रक्षा के लिए वहां मौजूद है। कोई समस्या नहीं होगी। बटलर जयेश ने भी सिर हिलाया। ये बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे अभी भी यंग मास्टर की चिंता है। तुम वहां जाकर क्यों नहीं देखते कि सब ठीक है? मैं नहीं जा सकता। यंग मास्टर के आदेश के बिना मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। मैं यहीं रहूंगा अंकल जयेश, कृपया चिंता न करें। फिर बटलर जयेश ने धीरे से राहत की सांस ली। अब जरूरी बात यह है कि क्या मास्टर कपूर इस समय से बच पाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? ये देखकर कि अर्जुन पहले ही खुद से उठकर बैठ गया था और अपने जूते पहनने की कोशिश कर रहा था, जिया जल्दी से उसे पकड़ने के लिए भागी। उसने अपना हाथ उसकी पीठ के उस हिस्से पर रखा जहां टांके लगे थे, इस डर से कि कहीं वह फट न जाए। फिर अपनी मशहूर अनोखी खींचने वाली आवाज़ के बिना उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ अर्जुन से कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमने अभी अभी यह जख्म बंद किया है और यह आसानी से फट सकता है। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि वह खुद से बैठ सकता है और अपने पैर भी हिला सकता है। वह बहुत खुश था। उसके पीठ के दर्द से जो तकलीफ हो रही थी, जिससे उसकी आंखों में एक तीखी ठंडी नजर आ गई थी, वह अपने पैरों को हिला पाने की खुशी से तुरंत कम हो गई। जैसे ही वह जिया की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में गुस्सा देखा, उसने देखा कि उसकी आवाज़ में जो गुस्सा दिख रहा था वह उसकी आंखों के गुस्से के मुकाबले कितना कम था। मुझे माफ़ कर दो जिया। कोई बहाना नहीं था, बस एक सीधी सादी पछतावे वाली माफ़ी थी। एक बड़ी बॉस के तौर पर जिया क्लासिकल टाइप की थी, जहां वह सख्त तरीकों के बजाय नरम तरीकों को पसंद करती थी। ये देखकर कि अर्जुन इतनी ईमानदारी से उससे माफ़ी मांग रहा है, उसकी नाराज़गी धीरे धीरे खत्म हो गई और उसके दिल में सिर्फ उसके लिए छिपी हुई चिंता रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को पकड़े हुए है और उसे मरोड़ रहा है। बस अजीब लग रहा था। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जिया की आवाज़ नर्म हो गई और उसने आगे कहा, मुझे बस तुम्हारे दर्द की चिंता है। साथ ही अगर तुम इसे फाड़ दोगे तो तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में वापस जाना पड़ सकता है। तब तो हमारा और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। शायद ये क्योंकि सर्जरी के दौरान उसे कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था और दर्द और खून बहने की वजह से अर्जुन इस समय बहुत पीला दिख रहा था। उसका पीला सफ़ेद चेहरा और गहरी आंखें उसे और भी ज़्यादा बीमार दिखा रही थीं। अर्जुन ने जिया को घूरा। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक थी, ये जानकर कि जिया उसकी परवाह करती है, और अपनी पत्नी से डांट सुनने के बाद आज्ञाकारिता की एक और झलक, साथ ही कृतज्ञता और प्यार भी था। जब वह आदमी, जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, उसे घूर रहा था तो जिया घबरा गई और उसने टॉपिक बदलने का फैसला किया। मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन बटलर जयेश ने पहले ही कहा था कि दादाजी सिर्फ तुम्हारी ही परवाह करते हैं। अगर तुम इस हालत में उनके पास जाओगे और उन्हें पता चलेगा कि तुमने अपना घाव फाड़ दिया है जिससे इन्फेक्शन हो गया है और बुखार आ गया है, और तुम्हारे दिल की हालत को देखते हुए क्या तुम उनके लिए और ज़्यादा परेशानी खड़ी नहीं करोगे? लेकिन मैं सच में परेशान हूँ। अर्जुन ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसे पूरी तरह से पछतावा हो रहा था। यह मेरी गलती है कि मैंने उनकी रक्षा नहीं की। क्या तुमने अपने आदमियों को उनके पास भेजा? जिया ने पूछा। हाँ, जब तुमने बटलर जयेश का फ़ोन उठाया तो मैंने बाकी लोगों को पहले ही उनके पास रहने के लिए कह दिया था। यह अच्छा है, मैं प्रोफेसर रोजी से बात करूंगी और वह हमारे साथ हॉस्पिटल चलेंगी ताकि हमारे लिए दादाजी को देख सकें। चिंता मत करो, जब तक उनका इलाज चल रहा है इसका मतलब है कि हमारे पास उन्हें बचाने का मौका है। जब तक रोजी वहाँ है वह दादाजी की जान बचा पाएगी। हम भी वहाँ होंगे। ये सुनकर कि वह भी जा पाएगा, अर्जुन की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी। हम भी जा रहे हैं। क्या तुम्हें उनकी चिंता नहीं है? यहाँ उनकी चिंता करने के बजाय हम उनसे खुद क्यों नहीं मिलते? जिया पहले ही मुड़ चुकी थी और रोजी को स्थिति के बारे में बता चुकी थी, और जब अर्जुन ने यह नज़ारा देखा तो उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। यह एक ऐसी खुशी थी जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी और न ही उसने कभी महसूस की थी। ठीक है, प्रोफेसर रोजी ने पहले ही वादा किया है कि वह हमारे लिए ये करेंगी। वह अब जा रही हैं। तुम अभी ठीक हो रहे हो, इसलिए हम उनसे थोड़े धीमे हो सकते हैं। शांत हो जाओ, दादाजी एक अच्छे इंसान हैं और उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा।
वह ठीक हो जाएंगे। ठीक है, प्रोफेसर रोजी ने मुझे बताया कि बाहर कुछ लोगों का ग्रुप है। क्या वे तुम्हारे आदमी हैं? उनमें से कुछ, दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं हैं। यह अजीब है। क्या तुम्हारे आदमी इसका ख्याल रख पाएंगे? इसकी चिंता मत करो। अर्जुन के भरोसा दिलाने के बाद जिया ने तुरंत उसे पकड़ा और उसे उसकी जादुई व्हीलचेयर पर बिठा दिया। अर्जुन के सिर पर अभी भी मैग्नेटिक क्लिप के निशान दिख रहे थे। पहले जब वे टेस्ट में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए चेकअप कर रहे थे तो अर्जुन ने पहले ही किसी और से अपने क्लिप हटवा दिए थे। इसलिए जब जिया ने उसे ऑपरेशन थिएटर में देखा तो उसके सिर पर सिर्फ गहरे निशान बचे थे जहां क्लिप लगाए गए थे। हालांकि उन्होंने उन जगहों से खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की थी, फिर भी उसके पूरे सिर पर कुछ गहरे निशान दिख रहे थे। अब उन्होंने क्लिप को उनकी असली जगह पर वापस लगा दिया है। हालांकि व्हीलचेयर को अपनी तरफ बुलाने और उस पर बैठने के लिए उनका इस्तेमाल करने के बजाय वह जिया पर निर्भर था जो उसे पकड़े हुए थी। वह एक कदम करके धीरे धीरे खुद ही व्हीलचेयर की तरफ चला और सावधानी से उस पर बैठ गया। इसके बाद कोई कुछ चीजें लाया जो जिया ने मंगवाई थीं। बाहर हवा चल रही है, ये टोपी और मास्क पहन लो ताकि तुम्हें ठंड न लगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ये चीजें कभी नहीं पहनी थी, लेकिन क्योंकि जिया कह रही थी इसलिए अर्जुन ने आज्ञाकारी होकर दी गई चीजें पहन ली। यह एक पतली बेसबॉल कैप थी और फिर जिया ने उसे एक और काली ऊनी हुडी दी। उसने हुडी का हुड उठाया और उसे उसकी टोपी के ऊपर डाल दिया। एक आदमी जिसके चेहरे के फीचर्स गहरे थे और जो दूर दूर सा लगता था, जिया के बदलने के बाद अचानक प्यारा लगने लगा। जिया असल में उसके इस बदलाव को देखकर हैरान रह गई। अर्जुन यह नहीं देख पा रहा था कि वह कैसा दिख रहा है। उसने अपनी भौहें उठाईं और गर्मजोशी से पूछा, क्या हुआ? जिया ने अपना गला साफ किया और जवाब दिया, कुछ नहीं। अर्जुन को पता था कि इस समय वह कितना अजीब दिख रहा था। आखिरकार अब बसंत का मौसम आ गया था और हर जगह फूल खिल रहे थे, लेकिन वह अभी भी एक डम्पलिंग की तरह कपड़े पहने हुए था। लेकिन उसे उसकी पत्नी ने कपड़े पहनाए थे। ये पहली बार था जब जिया ने उसके लिए कपड़े चुने थे। इसलिए अर्जुन, जिसे हमेशा अपने लुक की परवाह रहती थी और जो लकवाग्रस्त होने पर भी हमेशा सही सूट और टाई पहनता था, उसने जिया के सुझाव का विरोध नहीं किया और कुछ और नहीं मांगा। चलो चलते हैं। अर्जुन को जो बहुत प्यारा लग रहा था उसे देखकर जिया अपने चुनाव से बहुत खुश थी। उसे ऐसे मर्द कभी पसंद नहीं थे जो बहुत ज्यादा हावी होने वाले, स्मार्ट और दबंग हो, जैसे कि औरतें सिर्फ बेवकूफ हो उसके साथ रखने के लिए एक एक्सेसरी। अच्छू, जिस आदमी का जिक्र किया गया था उसने छींका जब वह आराम से अपने एक 7 स्टार होटल के अंदर सबॉर्डिनेट राजीव की कार दूसरी कार से टकराकर बर्बाद हो गई थी और उसे शक था कि यह राहुल ने किया है। मास्टर कपूर का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था और उनकी जान खतरे में थी। कपूर परिवार बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था, एक ऐसी दुखद मुसीबत जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। लेकिन अर्जुन अब लॉरेंस इंस्टीट्यूट में अपनी सर्जरी में व्यस्त था। एक्सीडेंट के बारे में सुनने के बाद अर्जुन पहले ही जिया के साथ इंस्टीट्यूट से निकल रहा था। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन कबीर को पता था कि सायरा इतनी टैलेंटेड क्यों थी। एक तो इसलिए कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और दूसरा ये कि वह प्राचीन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेती थी। आधुनिक युग में अंदर की ची की कमी के कारण धरती पर कोई ऐसा नहीं बचा था जो ऐसा कर सके। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि सायरा बचपन से ही अपने अंदर चिक कैसे और क्यों सोख पाती थी, जिससे उसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में मदद मिलती थी। हालांकि भले ही वह अपने पिछले जन्म में बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इस नए शरीर में उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन के पैर अब पूरी तरह से सायरा के कंट्रोल में थे। जब वह ठीक हो जाएगी तो उसकी अंदर की ची की मदद से वह जरूर ठीक हो जाएगा। उसे इस बात का यकीन था क्योंकि उसे सायरा पर भरोसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। अब यह मुमकिन नहीं था। तो जब उसने सुना कि अर्जुन पूरी तरह से तैयार था और एक प्यारी सी छोटी टोपी पहने हुए व्हीलचेयर पर इंस्टीट्यूट से बाहर निकाला जा रहा था, तो कबीर अपने चेहरे पर मुस्कान छिपा नहीं पाया। उसे लगा कि रायजादा परिवार से कपूर परिवार को हराने में मदद मांगकर उसने इसे बहुत बड़ी बात बना दिया था। दूसरी तरफ रोजी अभी भी विवान का चेकअप कर रही थी, तभी उसे अचानक जिया का फोन आया। इसलिए उसने विवान को एच सिटी में इंस्टीट्यूट के इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर के पास छोड़ दिया और कुछ भाड़े के सैनिकों की सुरक्षा के साथ वह इंस्टीट्यूट से निकलकर चुआटो हॉस्पिटल गई जहां मास्टर कपूर थे। विवान की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए वह फोन पर बातचीत सुन सकता था और उसे एक्सीडेंट और मास्टर कपूर के बारे में पता चल गया था। जैसे ही रोजी गई, विवान ने ब्लड टेस्ट से मना कर दिया और सीधे अर्जुन के कमरे की तरफ चला गया। फिर उसे बताया गया कि कपल अभी अभी निकला है। जिया और अर्जुन दोनों कार में थे। जैसे ही वे गली से निकलने वाले थे, आदमियों के एक ग्रुप ने उन्हें रोक लिया। ड्राइवर ने देखा कि वह कोई जाना पहचाना आदमी था और उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया। दूसरे आदमी ने स्मार्ट सूट पहना हुआ था और जब उसने अर्जुन की कार देखी तो वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। फिर ड्राइवर ने उनसे कहा, भाई राकेश, तीसरे छोटे मालिक को अभी हॉस्पिटल जाना है। राकेश के पीछे करीब 10 आदमी खड़े थे। ये वही आदमी थे जिन्हें अर्जुन ने खुद अपनी सुरक्षा के लिए चुना था। जिया की बात करें तो राकेश को देखकर उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन भाड़े के सैनिकों को ऑनलाइन हायर किया गया था उन्हें राकेश ने ही हायर किया था। उसने सोचा कि उन आदमियों को कपूर परिवार के पास वापस भेज दिया जाए ताकि मास्टर कपूर इस मामले को अंदर ही सुलझा लें। कपूर परिवार को धोखा देने वाले इन लोगों से निपटने के बाद और जब अर्जुन पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो उसका मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन यह क्या बकवास है। इस समय ड्राइवर के अलावा अर्जुन के साथ सिर्फ वही बची थी। जिया को लग रहा था कि वह खुद को एक्सपोज करने वाली है। अब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही राकेश ने अपनी बात खत्म की, उसके एक आदमी ने पहले ही अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन निकाली और ड्राइवर पर गोली चला दी। इस देश में उन्हें बंदूकें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने नियम तोड़कर विदेश से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन खरीदी थी। राकेश ने कार में बैठी जिया को देखा और कहा, छोटी मालकिन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बंदूकें O2 से खरीदी है क्योंकि यह उनका नया प्रोडक्ट था। ये सिर्फ इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा बिजली डालती है। ड्राइवर मरा नहीं है और वह 30 मिनट में अपने आप उठ जाएगा। अब कृपया कार से नीचे उतर जाइए। आप भी बेगुनाह हैं और मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसे पता था कि जिया कपूर परिवार तक कैसे पहुंची और इस समय वह बस अर्जुन को खत्म करना चाहता था।
उसका किसी और को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। नीचे उतरो, अर्जुन ने शांत चेहरे से कहा, और उसे अपनी आने वाली मौत का कोई डर नहीं था। जिया भी डरी नहीं थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन, क्या इत्तेफाक है, उसके पास भी ऐसी ही एक गन उसकी जेब में थी, और वह भी AO2 की थी। वह कंपनी कितनी कमीनी है। उस समय जब उसने गन खरीदी थी तो उन्होंने वादा किया था कि वे इसे किसी और को नहीं बेचेंगे ताकि उनके VIP कस्टमर्स को सुपीरियर होने का एहसास हो। लानत है, उसे धोखा मिला। उसने उन्हें कार न बेचने के लिए पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन वे ऐसे हाईटेक गैजेट्स लाते रहते थे जो बहुत आकर्षक थे। लेकिन वे कितने झूठे हैं, उनसे बुरा कोई नहीं है। राकेश का सामना करते हुए जो उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था, जिया को ज्यादा चिंता इस बात की थी कि डी इस बात पर गुस्सा थी कि AO2 ने उससे झूठ बोला और उसके पास उनके बारे में शिकायत करने का समय भी था। ये देखकर कि जिया उसे जवाब नहीं दे रही थी, अर्जुन ने उससे धीरे से कहा था कि वह डरे नहीं। जिया, पहले कार से नीचे उतरो और बाद में वापस आना। जिया आखिरकार अपने गुस्से और सदमे से बाहर आई जिसने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था जब उसने राकेश को बंदूक पकड़े हुए देखा। जब वह अर्जुन की ओर मुड़ी तो उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी निराशा थी। नहीं, एक शब्द, दो अक्षर जिनका उसके लिए गहरा मतलब था। अर्जुन जिया को घूर रहा था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी यह छोटी पत्नी कभी उसकी परवाह नहीं करती, लेकिन इस पल वह उसकी आंखों में निराशा और दृढ़ संकल्प देख सकता था। अर्जुन ने एक बार फिर अपने दिल में वह गर्माहट महसूस की जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने एक बार फिर अपनी आवाज़ नरम की और कहा, मेरी बात सुनो। पहले नीचे उतरो, मैं वादा कर सकता हूं कि मैं ठीक रहूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम अभी हिल नहीं सकते। जिया ने जोर दिया। उसे अर्जुन पर भरोसा था। आखिरकार यह आदमी लकवाग्रस्त होने पर भी इतना शानदार रोबोट बना सकता था, और वह रोबोट अब कार के अंदर एक सफेद बॉक्स में चुपचाप पड़ा था। उसे यकीन था कि अगर राकेश ने कार में घुसने की जिद की तो अर्जुन उसे हरा सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगी। चाहे इसलिए कि वह एक ऐसी पत्नी थी जिसे किस्मत लाने वाली माना जाता था और मिशन पूरा करना उसका काम था, या इसलिए कि अर्जुन उसका मरीज था, उसे सुरक्षित रखना ही था। वह उसके बिना कार से कभी बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अगर वह अब अपने आदमियों को बुलाती तो वह बेनकाब हो जाती। अगर वह खुद उनसे लड़ती तो भी वह बेनकाब हो जाती। वह किसी भी तरह से बेनकाब हो जाती। जिया को अब इस बारे में कोई झिझक नहीं थी। जैसे ही वह अपनी ताकत के बारे में सब कुछ बताने वाली थी, कम से कम वह राकेश से निपट तो सकती थी। उसने देखा कि राकेश डरकर एक तरफ कूद गया और उसके आसपास के सभी लोग एक एक करके गिर गए। जिया ने सवालों से भरे चेहरे के साथ हैरानी से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने भी भौहें उठाईं, वह भी इस स्थिति से हैरान था। फिर उसके ईयरपीस में एक आवाज़ आई, बॉस, विवान अपने आदमियों के साथ यहाँ है। क्या आपको अभी भी हमारी ज़रूरत है? अर्जुन ने सिर्फ एक सेकंड सोचा और फिर कमांड दी, पीछे हट जाओ। हाँ बॉस। शाही शहर के सबसे अमीर परिवार के छोटे मालिक के तौर पर उसके आदमी यकीनन सबसे अच्छे थे। राकेश शायद अच्छे लोगों में से एक हो, लेकिन इन छोटे मालिकों के पास जरूर उससे कहीं बेहतर आदमी होंगे। इसलिए जब राकेश ने विवान को देखा जो अचानक कहीं से आ गया था, तो उसे तुरंत बुरा महसूस हुआ। उसने विवान को लॉरेंस इंस्टीट्यूट में चेकअप के लिए जाते हुए देखा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके जैसा कोई इन मामलों में शामिल होगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसके आने से उसकी सारी योजनाएं पूरी तरह बर्बाद हो गईं, वे योजनाएं जो उसने सालों से बनाई थीं। राकेश पूरी तरह से असंतुष्ट था और बिना किसी डर के विवान के आदमियों से लड़ा। दूसरी ओर विवान के आदमी भले ही सामान्य दिखते हों, लेकिन वे सभी राकेश के लेवल से ऊपर थे। राकेश उनकी काबिलियत देखकर हैरान रह गया और जल्द ही बुरी तरह घायल हो गया, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जहां तक अर्जुन और जिया की बात है, वे कार के अंदर से पूरा सीन देख रहे थे। जैसे ही उसने देखा कि सीन कैसे सामने आया, अर्जुन की आंखें काली हो गईं। वह राकेश की काबिलियत के बारे में जानता था और थोड़ा हैरान था कि विवान के सभी आदमियों में इतनी काबिलियत थी। मुझे हमेशा लगता था कि राकेश बहुत मजबूत होगा क्योंकि वह तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट है और हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन लगता है वह उतना अच्छा नहीं है। एक दर्शक के तौर पर उसने बिना किसी भेदभाव के कमेंट किया। अर्जुन को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे। क्या उसकी पत्नी उसके बारे में शिकायत कर रही थी? लेकिन राकेश के अलावा उसके पास और भी सबॉर्डिनेट हैं। अर्जुन खुद को साबित करना चाहता था और सोच रहा था कि अपनी पत्नी को कैसे समझाए कि वह असल में एक बहुत ताकतवर आदमी है। वह उसे अपनी छिपी हुई पहचान बताने के बारे में भी सोच रहा था। लेकिन तभी विवान की आवाज़ कहीं से आई, तुम सही कह रही हो, वह उतना अच्छा नहीं है। अर्जुन के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये कॉकरोच कहाँ से आया? ये बहुत परेशान करने वाले हैं। अगर छोटा भाई अपनी शादी में मालकिन बनना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा भाई भी ऐसा ही करना चाहता है। क्या वह उनमें से एक बनने की तैयारी कर रहा है? फिर विवान अपने लंबे पैरों से उनकी तरफ बढ़ा और उनकी कार के पास खड़ा हो गया जहां जिया थी। उसने अर्जुन को देखा जो कार के अंदर व्हीलचेयर पर बैठा था और कहा, तीसरे छोटे मालिक, लगता है आपको अपने आदमियों को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। उसके जैसा कुत्ता आपका भरोसा जीतने में कामयाब हो गया। मुझे लगता है कि तीसरे छोटे मालिक को सच में खुद पर सोचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अपनी रक्षा करने में नाकाम होने की वजह से दूसरे मासूम लोगों को इसमें शामिल न करें। विवान आमतौर पर ऐसे कड़े शब्द नहीं कहता था, लेकिन आज वह उस पर बहुत गुस्सा था। उसकी प्यारी छोटी बहन, इतनी कीमती छोटी लड़की जो अभी दुनिया के लिए नहीं थी, इस कमीने ने उसे छीन लिया। ये ठीक है कि उसकी बहन की शादी एक अपाहिज और नाकाबिल आदमी से हुई है। वह उसे माफ कर सकता है, बशर्ते वह आदमी भविष्य में उसकी बहन को अकेला छोड़ने के लिए राजी हो जाए। हालांकि इस आदमी ने अपनी सुरक्षा के प्रति गैर जिम्मेदार होने का फैसला किया और लगभग अपनी छोटी बहन की जान ले ली। अगर उसने आज अपनी बहन से मिलने का प्लान नहीं बनाया होता तो शायद वह यहाँ 6 फीट नीचे दफन होती। जैसे ही उसने ये सोचा, विवान के दिल में गुस्सा और भड़क गया। मैंने हमेशा सोचा था कि थर्ड यंग मास्टर इतने सफल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप एक स्मार्ट और रणनीतिक आदमी हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने करीब के लोगों के साथ इतना हल्के में पेश आएंगे। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप पहले एक कार एक्सीडेंट में शामिल थे। पहले जब मुझे आपके एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो मैं हैरान था, लेकिन जो मैंने अभी देखा उससे मुझे लगता है कि आपको अब से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आखिरकार आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपकी मौत पहले आएगी या कल।
ये देखकर कि विवान एक गुस्सैल औरत की तरह उस पर चिल्ला रहा था और उसकी आंखों में उसके लिए नफरत भरी थी, अर्जुन चुप हो गया। अपने भाई बहन की मदद करने के लिए क्या पूरा परिवार पागल हो गया है? ये पहली बार था जब अर्जुन ने किसी मालकिन को इतना सख्त होते देखा था। क्या उन्हें सच में लगा कि उसका दिमाग भी उसके शरीर की तरह जम गया है? वह आदमी अपनी पत्नी के सामने उसे कैसे लेक्चर दे सकता है? वह खुद को क्या समझता है? अर्जुन अभी अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन जिया का सब्र टूट गया था। धन्यवाद यंग मास्टर रायजादा, हमारी मदद करने के लिए। अर्जुन अभी अच्छी हालत में नहीं है और यह मेरी गलती है कि मैंने उसकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की। जब हम इन समस्याओं से निपट लेंगे तो मैं आज आपकी मदद के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद दूंगी। जहां तक जमीन पर पड़े लोगों की बात है तो इंस्टीट्यूट के लोग उनसे निपट लेंगे। आज के लिए हम जल्दी में हैं और अभी के लिए माफी चाहेंगे। अर्जुन की अभी अभी एक बड़ी सर्जरी हुई थी, उसे अपने बिस्तर पर आराम करना चाहिए ताकि वह ठीक हो सके। इसके अलावा महीनों पहले लकवा मारने के बाद से उसके अंदरूनी सर्कुलेशन में भी दिक्कत थी, लेकिन उसके पास अपने दादाजी से मिलने के लिए अस्पताल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वे पहले मुसीबत में थे तो अर्जुन ने उससे पहले कार से बाहर निकलने के लिए भी कहा था। अर्जुन सिर्फ एक स्मार्ट बिजनेसमैन था और जिया जैसा नहीं था जो दिन रात लड़ने की आदी थी। अर्जुन को अपने प्रति इतना केयरिंग देखकर वह इमोशनल हो गई और जाहिर है वह विवान को उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करने देगी। वह जानती थी कि विवान का इरादा अच्छा था, लेकिन जब उसने सुना कि वह अर्जुन के बारे में कैसे बात कर रहा है तो उसे बुरा लगा। जाहिर है विवान को उम्मीद नहीं थी कि उसे जवाब देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन होगी। उसके दिल में गोलियां चल रही थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक गर्व की भावना पैदा हुई। रायजादा परिवार का सदस्य ऐसा ही होना चाहिए। भले ही वह बिना हथियारों वाली एक आम लड़की थी, फिर भी वह बोल्ड और मजबूत रह सकती थी। अपनी इस बहन को देखकर विवान बहुत खुश था। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? विवान, जो अभी भी अपनी छोटी बहन से खुश था, तुरंत चुप हो गया। वह अर्जुन से क्यों पूछ रही थी? क्या अर्जुन को उससे नहीं पूछना चाहिए था? अर्जुन पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी बेहोश हो जाएगा। वह बस अपनी आखिरी ताकत से टिका हुआ था और अपने उन हैंडसम चेहरे के फीचर्स के साथ। जिया को दिल में दर्द महसूस हुआ। मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। अर्जुन की आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कि हल्की सी हवा से ही उड़ जाएगी। जिया ने उसकी हुडी को और कसकर खींचा, इस डर से कि उसे ठंड न लग जाए। फिर वह मुड़ी और विवान को देखा जो अब एक जमी हुई मूर्ति की तरह था और बोली, यंग मास्टर रायजादा, अभी और भी काम है जो हमें करने हैं। हम अब जा रहे हैं। आज आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर उसने खिड़की ऊपर कर ली और कार चली गई, दूर जाकर गायब हो गई। विवान काफी देर तक उस कार को देखता रहा जो चली गई थी। क्या वह सिर्फ एक लकवाग्रस्त आदमी नहीं था? क्या ऐसा नहीं था कि वह अपना शरीर हिला भी नहीं पा रहा था? क्या उसे इतना कमजोर बनने का नाटक करना था जैसे उसे अभी अभी किसी ने परेशान किया हो? जब वह स्वस्थ और फिट था तो उसने ये क्यों नहीं सोचा कि इस सुअर ने रायजादा परिवार से कितने रिसोर्स छीन लिए थे? उसने तो उनकी छोटी बहन को भी छीन लिया था। वह तब इतना कमजोर और पीला क्यों नहीं दिख रहा था जैसा वह अब दिख रहा है, जैसे कोई मरने वाला हो? यंग मास्टर, हमें अभी पता चला कि हमारे पीछे 2 और लोगों के ग्रुप हैं। हो सकता है कि वे उनके बैकअप हों। ये सुनकर उसकी आंखों के किनारे फड़कने लगे। वे कौन हैं? उनमें से एक लॉरेंस इंस्टीट्यूट का है और दूसरा थोड़ा दूर था। वे पहले कभी सामने नहीं आए थे, इसलिए हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब कार चली गई तब उन्होंने जानबूझकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, इसीलिए उन्होंने हमारा ध्यान खींचा। जब हम जांच करने वाले थे तब तक वे जा चुके थे और हम उनका पीछा नहीं कर पाए। वे सुप्रीम प्रोटेक्शन टीम के आदमी होने चाहिए। सुप्रीम प्रोटेक्शन टीम, उसके आदमी भी सुप्रीम प्रोटेक्शन टीम के थे जिन्हें उसने हराया था। उनके अलावा सिर्फ उसकी छोटी बहन और अर्जुन बचे थे। ये साफ था कि यह टीम किसकी थी। तो यह आदमी जानबूझकर अपने दुश्मन के सामने एक कमजोर सुअर की तरह नाटक कर रहा था और फिर उसके सामने भी नाटक कर रहा था। फिर जैसे ही वे चले गए, क्या उसने अपनी छोटी बहन के आसपास न होने पर उसे भड़काने का फैसला किया? विवान हमेशा से एक स्मार्ट और रणनीतिक आदमी रहा है और जब भी कोई चुनौती होती थी वह हमेशा जीतने वाली तरफ होता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह हारा हो। खैर, उसने आखिरकार एक बार दयालु इंसान बनने का फैसला किया, लेकिन ऐसी गंदी स्थिति में फंस गया। विवान ने खाली गली के चारों ओर देखा और अपने चेहरे के हाव भाव के बारे में सोचा, जिसे देखकर वह खुद भी हैरान था। इसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छोटा सा फूल हो जो हवा से उड़ जाएगा। विवान खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, व्हाइट लोट्स बिच। ये पहली बार था जब उसके पर्सनल असिस्टेंट ने अपने यंग मास्टर को इतना गुस्सा देखा था। वह धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, जमीन पर पड़े लोगों के बारे में। छोड़ दो, ये कपूर परिवार के गद्दार थे। उन्हें उसकी परवाह नहीं है तो उसे क्यों होनी चाहिए? भूल जाओ। तारांकन 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 तारांकन। कार में वापस अर्जुन अभी भी जिया को प्यार और आराम भरी नजरों से घूर रहा था। ये तब तक चलता रहा जब तक कि जिया को भी असहज महसूस नहीं हुआ। तब उसने रुकने का फैसला किया और उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई जो अब बहुत पीली पड़ गई थी। ऐसा लगा जैसे आसपास के सारे ग्लेशियर पिघल गए हों और बची हुई सफेद रंग के अलावा बाकी दुनिया के हर कोने से फूल खिल रहे हों। ये बहुत खूबसूरत था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? जो कोई अच्छी शक्ल सूरत की तारीफ करता है। जिया को लगा कि अर्जुन की अच्छी शक्ल सूरत बहुत ज्यादा है और वह अब उसे और ज्यादा देर तक नहीं देख सकती। उस पल उसे अचानक ये ख्याल आया कि उसे अपनी बाकी जिंदगी इस आदमी की जिम्मेदारी लेनी है। हालांकि जब उसे अपने दिमाग में चल रहे इस अजीब विचार का एहसास हुआ तो जिया ने जल्दी से कहा और उसे अपनी घूरती हुई नजरें हटाने के लिए कहा। अर्जुन शुरू में खुशी से मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उनमें तारे भरे हों, लेकिन जैसे ही जिया ने उससे सवाल किया वह एक डरे हुए छोटे खरगोश जैसा हो गया और तुरंत उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। जिया अवाक रह गई। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह उसे परेशान कर रही है? उसने सोचा कि अर्जुन एक असाधारण आदमी था और दूसरों के प्रति हमेशा ठंडा रहता था, लेकिन सिर्फ उस पर भरोसा करता था। जिया सोचने लगी कि क्या वह अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ी ज्यादा सख्त हो रही है। जैसे ही वह उसे बताने वाली थी कि मुस्कुराना ठीक है, अर्जुन ने गर्मजोशी और शांत लहजे में उससे कहा, धन्यवाद।
किस लिए? हालांकि मुझे लगता है कि अभी की स्थिति में तुम्हें कार से उतरकर परेशानी से दूर रहना चाहिए था, फिर भी मुझे खुशी है कि तुमने मेरे साथ रहने का फैसला किया और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अकेला छोड़ दिया? जिया एक पल के लिए रुक गई। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह आदमी एक बेचारा छोटा पिल्ला है। अचानक उसे घर ले जाने और उसकी देखभाल करने का मन हुआ। उसे क्या हो गया था? इसकी चिंता मत करो, जब तक हमारी शादी है मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिया को यकीन था कि वह ऐसा कर पाएगी। हालांकि जैसे ही वह ठीक हो जाएगा और फिर से स्वस्थ हो जाएगा, तलाक के बाद उसे छोड़ने का उसका फैसला अकेला छोड़ना नहीं माना जाएगा। अर्जुन के मन में अचानक एक विचार आया। वह तुरंत जिया के जवाब में छिपा हुआ मतलब समझ गया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे हमेशा यह एहसास होता था कि जैसे ही वह बेहतर होगा उसकी पत्नी तलाक मांगेगी। फिर अर्जुन फिर से मुस्कुराया और इस बार उसकी आंखें इतनी आकर्षक लग रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे ब्रह्मांड को सोख सकता है। उसने जिया को देखा और कसम खाई, मैं मरने तक तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिया ने कुछ बार अपनी पलकें झपकाईं और उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। यह नहीं, बातचीत इस तरह कैसे बदल गई? ये कैसे हुआ? वह तो तलाक चाहती थी। अगर वह मरने तक उसे नहीं छोड़ेगा तो वह तलाक कैसे ले पाएगी? मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। ये सब सुनकर अर्जुन थका हुआ लग रहा था और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। जिया शुरू में इस बातचीत को जारी रखना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि वह नींद में भी कैसे फ्राउनिंग कर रहा था, तो उसने सोचा कि उसकी पीठ पर लगे घाव में कितना दर्द हो रहा होगा। उसकी हड्डियां और बोन मैरो भी दर्द कर रहे होंगे। अब उसका इस बारे में बात करने का मन नहीं था। आखिरकार मास्टर कपूर अभी भी हॉस्पिटल में थे। लॉरेंस इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था और ट्रैफिक होने पर भी वे 30 मिनट में वहां पहुंच गए। ये देखकर कि अर्जुन अभी भी लकवाग्रस्त होने का नाटक कर रहा था और कार से बाहर निकलने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहा था, जिया चुपचाप उसके पीछे पीछे चली। जैसे ही वे हॉस्पिटल में घुसे, जिया ने अपना पेट पकड़ लिया और उसने कहा, अर्जुन मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम पहले ऊपर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अर्जुन की आंखों में शुक्रगुजारी थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आराम से आओ। जिया एक बार फिर चुप हो गई। क्या वह इस बारे में ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं हो रहा था? ऑपरेटिंग थिएटर के बाहर कपूर परिवार के सभी लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो ऐसा लगा जैसे उन्हें अपना एकमात्र सहारा मिल गया हो और श्रेया की आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। अर्जुन, तुम कहाँ थे? मुझे लगा था कि तुम आज घर जा रहे हो, लेकिन जेयान और राकेश को कोई अंदाजा नहीं है कि तुम कहाँ थे। क्या तुम्हें पता है कि हम कितनी परेशान थे? जिया कहाँ है? वह कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? क्या तुम अकेले आए हो? फिर उसने देखा कि अर्जुन बहुत पीला पड़ गया था। वह घुटनों के बल बैठ गई और उसे ध्यान से देखा। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे दिल में कुछ गड़बड़ है? तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? फिर उसने तुरंत हॉस्पिटल के डायरेक्टर से कहा, उसके लिए एक कमरा तैयार करो और उसे चेकअप के लिए लाओ। रहने दो। अर्जुन की आवाज़ में थोड़ी थकावट के साथ एक ठंडापन था। वह इतनी ठंडी थी कि उसकी वजह से हॉस्पिटल के अंदर बर्फ जम सकती थी। श्रेया हैरान रह गई। ये पहली बार था जब अर्जुन ने उससे इस तरह बात की थी। जब वह पैरालाइज्ड था तब भी उसने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उसी पल अर्जुन अपनी व्हीलचेयर से उनकी तरफ चल चुका था। भले ही अर्जुन पहले से ही एक पैरालाइज्ड आदमी था, लेकिन एक राजा जैसा उसका दबंग स्वभाव देखकर भीड़ तुरंत उसके रास्ते से हट गई। एक्सीडेंट कैसे हुआ? अभी क्या हालत है? अर्जुन दरवाजे के ठीक सामने रुक गया। उसने अपने ऊपर लगी लाल बत्ती को देखा और ठंडी आवाज में जवाब मांगा। बटलर जयेश और जेयान अर्जुन को देखकर बहुत हैरान थे और जैसे ही वह दिखा वे तुरंत उसकी तरफ भागे। बटलर जयेश ने जवाब दिया, आज सुबह मालिक ने मुझे एक फ़ोन कॉल का जवाब देने के बाद वापस आने के लिए कहा। जब हम हाईवे से गुजर रहे थे तो सामने से अचानक एक ट्रक आ गया। ड्राइवर ने ट्रक को देखते ही तुरंत दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ दी और जब हमें लगा कि हम उस भयानक एक्सीडेंट से बच गए हैं, तभी उसके पीछे से एक और लॉरी आ गई। वह सीधे कार के पिछले हिस्से से टकराई और मालिक वहीं थे। बटलर जयेश रोने ही वाले थे। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर आगे कहा, जब मालिक को कार से बाहर निकाला गया तो वह पूरी तरह खून से लथपथ थे। डॉक्टरों ने बताया कि अंदरूनी ब्लीडिंग और खोपड़ी में फ्रैक्चर है। उन्हें खून चढ़ाया जा रहा है और सर्जरी लगभग 1 घंटे से चल रही है। इसके बाद अर्जुन भी चुप हो गया और उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। पूरा कपूर परिवार उसके पीछे प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह खड़ा था। वे एक दूसरे को देख रहे थे और इशारे कर रहे थे, लेकिन किसी की भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन का ऑरा बहुत जबरदस्त था। उसी समय जेयान दरवाजे की तरफ देखता रहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि राकेश नहीं आने वाला है तो वह तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ जिया लॉबी से गुजरी और हॉस्पिटल में दाखिल हुई। ऑपरेटिंग थिएटर जाते समय उसने एक डॉक्टर के स्क्रब को पकड़ा और रोजी के आदमियों की मदद से वह तुरंत पिछले दरवाजे से कमरे में चली गई और सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। तारांकन 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 तारांकन। थिएटर के अंदर रोजी अभी भी अपने बगल में मौजूद स्पेशलिस्ट को असिस्टेंट बनाकर टाँके लगाने की कोशिश कर रही थी। उसे मानना पड़ा कि भले ही रोजी जवान थी, लेकिन वह सच में प्रोफेसर कहलाने के लायक थी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह दुनिया के सबसे अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट की डिप्टी डायरेक्टर थी। पहले वे मास्टर कपूर को 30 मिनट से बचाने की कोशिश कर रहे थे और वह पहले ही मौत के कगार पर थे, लेकिन जैसे ही रोजी यहाँ आए उसने 15 मिनट से भी कम समय में उनके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर दिया और उनके दिल की धड़कन को चालू रखा। अपनी स्किल्स के साथ साथ उसे पता था कि किस हिस्से पर टाँके लगाने हैं और कहाँ नहीं लगाने हैं। वह इंसानी शरीर की इतनी एक्सपर्ट थी कि उसने जितनी भी जगहें चुनी वे मिलीमीटर तक सही थीं। इसलिए अपने टांकों से वह ज्यादातर खून बहने वाली जगहों को रोकने में कामयाब रही। हालांकि जब उन्हें लगा कि प्रोफेसर रोजी ने उनके डायरेक्टर की जान बचाने में उनकी मदद कर दी है, तभी उसने उन्हें बताया कि कुछ जगहें ऐसी थीं जहां वह टांके नहीं लगा पाए और वह सिर्फ समय बढ़ा रही थी ताकि वे असली प्रोफेसर का इंतजार कर सके जो सर्जरी करने वाले थे। उसके बगल वाला सर्जन हैरान रह गया। उसे लगा कि यह जवान औरत पहले से ही बहुत टैलेंटेड है, लेकिन क्या कोई और भी है जो उससे ज्यादा टैलेंटेड है? क्या वह उनके डायरेक्टर मिस्टर लॉरेंस होंगे? जब रोजी के आदमी कमरे में आए और उसने देखा कि वह उनकी यंग मिस्ट्रेस है तो सर्जन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यंग मिस्ट्रेस? जिया ने हल्के से सिर हिलाया।
वह अपने हमेशा की तरह बेफिक्र नहीं लग रही थी क्योंकि वह तेजी से चल रही थी। मास्टर कपूर की तरफ रोजी ने इज्जत से अपनी जगह छोड़ी और जिया को थोड़ी जगह दी। कमरे के ठीक बाहर अर्जुन अपने दांत पीस रहा था। उसकी नज़रें दरवाजे के ठीक ऊपर लगी लाइट पर टिकी थीं। किसी को नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा था और न ही कोई ऐसा था जिसकी हिम्मत उससे पूछने की होती। श्रेया ने देखा कि अर्जुन बहुत कमज़ोर लग रहा था, इसलिए वह उसके पास गई। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत पीले लग रहे हो। मैं दादाजी के पास रहूंगी। जैसे ही उनकी सर्जरी खत्म होगी मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी। तुम अभी जाकर आराम क्यों नहीं करते? उससे बात करने के बावजूद अर्जुन उसे नज़रअंदाज करता रहा। श्रेया ने दर्द भरी नज़रों से उसे देखा। वह और कुछ कहना चाहती थी लेकिन आखिर में उसने आह भरी और उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। एक और घंटा बीत गया और ऑपरेशन थिएटर के बाहर की लाइटें आखिरकार बंद हो गईं। दरवाज़ा खुला और प्रोफेसर रोजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ बाहर आईं। दरवाजे पर अर्जुन को देखकर उन्होंने उसकी तरफ झुककर कहा, डायरेक्टर, दादाजी की हालत कैसी है? इमरजेंसी इलाज के बाद चेयरमैन फिलहाल खतरे से बाहर हैं। हालांकि अपनी उम्र की वजह से उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ा है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से 2 स्कल फ्रैक्चर, टूटी हुई पसलियां और उनके फेफड़ों, लिवर और किडनी में कई अंदरूनी ब्लीडिंग के धब्बे हैं। अर्जुन का चेहरा, जो बहुत डरावना लग रहा था, देखकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने जल्दी से कहा, किस्मत से हमें प्रोफेसर रोजी के साथ साथ जो प्रोफेसर वह अपने साथ लाई थी उनसे भी मदद मिली। उन दोनों ने ही चेयरमैन को बचाने में हमारी मदद की। प्रोफेसर रोजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में कपूर परिवार की जान बचाने वाली हैं। अगर भविष्य में हम किसी भी चीज़ में आपकी मदद कर सकें तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। श्रेया जल्दी से आगे बढ़ी और रोजी को धन्यवाद दिया। यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी थी। आखिरकार अब उनके पास कपूर परिवार के 20% शेयर हैं और ये कैश नहीं है जो 20% शेयरों के बराबर हों। उन्हें कपूर परिवार को फिर से खड़ा करने की ज़रूरत होगी ताकि उनकी जेब में लगातार पैसा आता रहे। श्रेया को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि रोजी का क्या मतलब था। उसे बस लगा कि रोजी बस अच्छी बन रही है। उसके बाहर आने से पहले हमें कितनी देर इंतजार करना होगा? अर्जुन ने पूछा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और अगले 48 घंटों तक वह आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रहेगा। फिर अगर उसके वाइटल स्टेबल रहते हैं तो हम उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर पाएंगे। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? रोजी ने जवाब देने से पहले 1 मिनट के लिए सोचा। थर्ड यंग मास्टर लॉरेंस इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स हैं जो अगले 24 घंटों तक उनकी देखभाल करेंगे। आपकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है। आपको अपने परिवार से पूछना चाहिए कि क्या आपको अंदर जाने की इजाज़त है। जिस व्यक्ति का जिक्र रोजी कर रही थी वह जाहिर है बिग बॉस थे। जब तक बिग बॉस सहमत हैं उसकी निश्चित रूप से कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन श्रेया, जो उनके बगल में थी, ने इसे गलत समझा। उसकी आवाज़ अचानक सख्त हो गई लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्यार भरा था। अर्जुन, देखो तुम अब कितने पीले पड़ गए हो। मैंने तुमसे पहले ही आराम करने को कहा था लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। अब जब दादाजी ठीक हैं तो तुम्हें सच में जाकर आराम करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से पता लगाऊंगी कि इस एक्सीडेंट के पीछे कौन था। यह मुझ पर छोड़ दो। दूसरी ओर योगेश कपूर, जो पहले चुप थे, तुरंत खड़े हो गए और परिवार में एक बड़े की तरह बात करने लगे। अर्जुन, देखो तुम अब कितने कमज़ोर हो गए हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। बड़े भाई को सिर्फ तुम्हारी चिंता है। तुम्हें सच में अपनी बहन की बात सुननी चाहिए और ब्रेक लेना चाहिए। जहाँ तक कंपनियों के मामलों की बात है, हमारे पास तुम और तुम्हारे भाई बहन हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चिंता मत करो। दूसरे दादाजी, अगर आप कॉर्पोरेशन के मामलों को लेकर परेशान हैं तो आप सच में हमारा दिल तोड़ रहे हैं। आपके पास सिर्फ ... क्या कॉर्पोरेशन में सिर्फ 2% शेयर हैं? आप अभी भी अचानक से आकर अर्जुन को क्यों परेशान कर रहे हैं? इन मामलों से उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं अपने दादाजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जहां तक कॉर्पोरेशन की बात है, अगर अर्जुन के पास सच में कोई और ऑप्शन नहीं है तो मेरा सुझाव होगा कि हम बाहर से एक्सपर्ट्स को हायर करें ताकि वे कुछ समय के लिए कंपनी चलाने में हमारी मदद करें, जबकि आपको आखिरी फैसला लेने की इजाज़त होगी। अर्जुन, तुम अंदर जा सकते हो और उनके पास रह सकते हो। श्रेया अभी भी योगेश कपूर से लड़ रही थी, तभी अचानक उनके पीछे से जिया की आवाज़ आई। अर्जुन, जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए अपने आसपास की हलचल सुन रहा था और चुपचाप था, आखिरकार जिया की आवाज़ सुनकर होश में आया। उसने जवाब देने से पहले 1 मिनट तक जिया को देखा। ठीक है। ये साफ था कि अर्जुन सिर्फ इसलिए बाहर इंतजार कर रहा था क्योंकि वह जिया का इंतजार कर रहा था। वह वहां दूसरों की बकवास सुनने के लिए नहीं रुका था। अगर जिया उसे अंदर जाने देगी तो वह वहीं जाएगा। कोई और नहीं था जो उसे रोक सके कि वह क्या करना चाहता है। ये देखकर कि अर्जुन की व्हीलचेयर आईसीयू में जाने वाली थी, श्रेया अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह श्रेया उसके सामने उसे रोकने के लिए खड़ी हो गई और जिया को नाखुश चेहरे से देखने लगी। जिया, मुझे उम्मीद है कि तुम बड़ी तस्वीर के बारे में सोच सकती हो। जिया मुस्कुराई और बोली, तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि अर्जुन अब बहुत कमज़ोर लग रहा है? मैंने दादाजी से सुना कि डिस्चार्ज होते ही अर्जुन तुम्हें ढूंढने चला गया था और देखो अब उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। पिछली बार जब वह तुम्हें पुलिस स्टेशन में ढूंढने गया था तो वापस आते समय भी उसे दौरा पड़ा था। इस बार भी वह पहले जितना ही बुरा लग रहा है। जिया, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम अर्जुन की बहुत मदद करोगी, लेकिन ऐसे अहम मौके पर तुम हमें कैसे निराश कर सकती हो? जब अर्जुन यहाँ 1 घंटे तक अकेले इंतजार कर रहा था तो तुम कहाँ थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि वह भी बीमार है? क्या तुम्हें नहीं पता कि दादाजी का लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद वह थक जाएगा? अब जब दादाजी आखिरकार खतरे से बाहर हैं तो उनकी पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा काम है कि तुम अर्जुन को आराम करने के लिए मनाओ। जहाँ तक दादाजी की हालत की बात है तो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जो ये काम संभाल सकते हैं। प्रोफेसर रोजी ने भी कहा है कि इंस्टीट्यूट के डॉक्टर दादाजी की हालत पर नजर रखेंगे। अर्जुन तो डॉक्टर भी नहीं है, क्या वह दादाजी की मदद कर पाएगा? उसके यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? श्रेया की बातें सुनते हुए निहारिका की आंखों में खुशी चमक रही थी। लगता है कपूर परिवार में सिर्फ वही अकेली नहीं थी जो जिया से नफरत करती थी। जैसे ही वह अच्छी खबर का जश्न मना रही थी, ध्रुव, जिसकी मौजूदगी मुश्किल से ही महसूस हो रही थी, अचानक बोला, श्रेया, तुम हद कर रही हो।
जिया ने शायद ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उसने फिर भी वही किया जो उसे कहा गया था। भले ही तुम अर्जुन को कंट्रोल करने और उसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें उसे इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगा था कि जिया अर्जुन जो करना चाहता है उसे कंट्रोल कर पाएगी? एक्सीडेंट की वजह से अर्जुन का चेहरा पहले से ही उदास था। अब जब ध्रुव ने खुद को इसमें शामिल करने का फैसला किया, जिया के सामने खुद को दिखाने की कोशिश करते हुए उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक लगने लगा। जिया को दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना कभी पसंद नहीं था, क्योंकि हमेशा उल्टा ही होता था। अब जब श्रेया उसे बिना किसी वजह के लेक्चर दे रही थी, तो उसने तय कर लिया था कि उसे श्रेया के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बहन, इससे मदद मिले या न मिले, अर्जुन हम सबसे बेहतर जानता है। तुम बस उसकी बहन हो, उसकी मां नहीं। उसे अपने अंदर साफ पता है कि उसे क्या करना है। जहां तक मेरी बात है, मैं वही कर रही हूं जो तुमने मुझे सिखाया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अर्जुन के साथ खड़े रहना। लेकिन वह एक मरीज है। श्रेया ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया। अब उसका चेहरा देखो, आज उसे क्या हुआ, वह इतना पीला क्यों दिख रहा है? जिया मुड़ी और उसने देखा कि अर्जुन सच में बहुत बुरा दिख रहा था, लेकिन उसकी अभी अभी बिना एनेस्थीसिया के बड़ी सर्जरी हुई थी। उसे उसके बाद ठीक से आराम भी नहीं मिला था कि उसके दादाजी के एक्सीडेंट की खबर से वह डर गया। ये बात बिल्कुल सही थी कि वह इतना कमजोर दिख रहा था, लेकिन जब तक ये जानलेवा नहीं है तब तक ठीक है। दूसरी बहन, अंदर जो इंसान है वह अर्जुन के दादाजी हैं, और वह तुम्हारे भी दादाजी हैं। वह इतनी नाजुक हालत में है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अर्जुन की ज्यादा चिंता है। मैं अर्जुन की पत्नी हूँ और मैं उसकी हालत का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसकी जिंदगी और मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। श्रेया सदमे से आंखें फाड़कर देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया उससे इस तरह बात करेगी, जबकि वह जिया के साथ इतनी अच्छी रही थी। हो सकता है मैंने पहले खुद को ठीक से साफ न किया हो, इसलिए आप में से बहुत से लोग अभी भी कपूर परिवार में जिया की हैसियत के बारे में पक्का नहीं जानते हैं। आप सभी सोच रहे हैं कि वह सिर्फ हमारी किस्मत बदलने के लिए यहाँ है, इसलिए आपको उसका सम्मान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब सब लोग मौजूद हैं, तो मैं आप सभी को एक ठीक से बता देती हूँ। जिया कानून के हिसाब से अर्जुन की पत्नी है। कंपनियों में मैं डायरेक्टर हूँ और घर पर मैं कपूर परिवार का मुखिया भी हूँ। मेरी पत्नी होने के नाते वह कपूर परिवार की मालकिन भी है। अगर मैं आसपास नहीं हूँ तो घर और कंपनियों दोनों जगह वही सब कुछ संभालेगी। अर्जुन ने जैसे ही यह खबर बम की तरह सुनाई, श्रेया का दिल बैठ गया और वह अविश्वास से उसे घूरने लगी। बाकी कपूर परिवार के लोग भी श्रेया जितने ही परेशान दिख रहे थे। आखिरकार एक ऐसा दिन आया जब अर्जुन को छोड़कर कपूर परिवार में हर कोई एक ही तरफ था। अर्जुन, यहाँ कोई इस बात से इनकार नहीं करता कि जिया तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो कहा वह कुछ ज्यादा ही हो गया? हम सब मानते हैं कि वह तुम्हारी पत्नी है, और अगर तुम कहना चाहते हो कि वह कपूर परिवार की मुखिया है तो हम वह भी मान लेंगे। लेकिन ऑप्स कॉर्पोरेट्स अंकल ने अपने हाथों से बनाया है, वह कपूर परिवार के हर किसी का है। हम तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे क्योंकि तुम डायरेक्टर हो। जब तुम आसपास नहीं भी होगे तब भी हम सब सिर्फ बड़े भाई श्रेया की बात सुनेंगे। हम उसकी बात क्यों सुने? कंपनियों में नियम और पॉलिसी बनी हुई हैं। भले ही तुम पक्षपात कर रहे हो, तुम्हें यह इतनी बेशर्मी से नहीं करना चाहिए। बोलने वाला योगेश कपूर का छोटा बेटा वीर कपूर था, जो अर्जुन के चाचाओं में से एक था। हाल ही में जिया के साथ जो हुआ उसकी वजह से मास्टर कपूर ने पहले ही उनके डिविडेंड 3% कम कर दिए थे, इसलिए उनके कैश फ्लो में दिक्कतें आ रही थीं। शुरू में वे फाइनेंस डिपार्टमेंट से सीधे संपर्क करके चुपके से ज्यादा पैसे लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें पता चला कि सब कुछ एन्क्रिप्टेड कर दिया गया है और हर ट्रांजैक्शन पर अर्जुन की नजर रहेगी। इसलिए उनका पूरा परिवार जलते हुए तवे पर चींटियों की तरह घबरा रहा था और वीर कपूर अर्जुन का सम्मान करना पूरी तरह भूल गया था। अब वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह अर्जुन से लड़ना चाहता हो। अर्जुन की व्हीलचेयर अचानक उसकी तरफ मुड़ी। वीर कपूर, जो खुद को मजबूत और ताकतवर दिखा रहा था, जैसे ही उसकी नजर अर्जुन से मिली वह तुरंत डरपोक बन गया। अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारे पूरे परिवार के पास सिर्फ 2% शेयर हैं। वीर कपूर चुप रहा। अगर मैं आसपास नहीं हूं तो मेरी पत्नी मेरी तरफ से बात करेगी। कपूर परिवार का मुखिया होने के अलावा मेरे पास ऑप्स कॉर्पोरेट्स में 35% शेयर भी हैं। जब मैं आसपास नहीं हूं तो मेरी पत्नी के इसका इंचार्ज होने में क्या कुछ गलत है? वीर कपूर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। अगर तुम इससे सहमत नहीं हो तो तुम कपूर परिवार और ऑप्स कॉर्पोरेट्स को छोड़ सकते हो। दादाजी के ठीक होने के बाद मैं ऑप्स कॉर्पोरेट्स के सीनियर सदस्यों में से एक के तौर पर तुम्हारे इस्तीफे की घोषणा करूंगा। ये तो वीर कपूर गुस्से से अंधा हो गया था, इसलिए वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्योंकि तुम्हें आदेश सुनने की बेसिक बातें भी नहीं पता, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे सबॉर्डिनेट की जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग हैरान होकर यह सब देख रहे थे। खैर, यह अजीब था। मैं तुम्हें अपने भतीजे की तरह मान रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने सबॉर्डिनेट में से एक समझ रहे हो। दूसरा कपूर परिवार अब बहुत अजीब स्थिति में था। अर्जुन बिल्कुल एक सम्राट जैसा था। हो सकता है कि वह पैरालाइज्ड हो, लेकिन उसके पास अभी भी अपना सिंहासन और उन्हें ओवररूल करने की शक्ति थी। योगेश कपूर ने तुरंत जिया को निशाना बनाया। जिया, तुम्हारे अंकल बिना सोचे समझे बड़बड़ा रहे थे। उनका सच में कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। तुम अर्जुन से बात क्यों नहीं करती? आखिर हम परिवार हैं, हमें इसे इतना अजीब क्यों बनाना चाहिए? जब जिया को बुलाया गया तो वह मुस्कुराई और उसने योगेश कपूर को जवाब दिया, आप पहले से ही उसे ओवररूल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप मुझसे अपने लिए बोलने के लिए कह रहे हैं। क्या आपको लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? दादाजी, मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों और पोते पोतियों को सिखाना चाहिए कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। नहीं तो उन्हें कम से कम ये पता होना चाहिए कि कब चुप रहना है। नहीं तो वे गलत बातें कहेंगे और उन्हें बार बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आखिर में उन्हें अपने चेहरे पर कई बार थप्पड़ खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब वह बोल रही थी तो उसने निहारिका की तरफ भी देखा। निहारिका ने देखा कि उसने क्या किया और उसने मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही जिया ने बात खत्म की, अर्जुन ने कहा, मुझे यकीन है कि इस बार आप सभी ने मुझे साफ साफ सुन लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना है, यहाँ सिक्योरिटी कैमरे हैं जिन्होंने मैंने जो कहा वह रिकॉर्ड कर लिया होगा।
आप हॉस्पिटल से उसे दोबारा चलाने के लिए कह सकते हैं। अगली बार चाहे कोई भी हो, जो लोग मेरी पत्नी से बिना बेसिक इज्जत के बात करने की हिम्मत करेंगे, उसे ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे वे उससे बेहतर हैं, वे कपूर परिवार और ऑप्स कॉर्पोरेट्स दोनों में अपनी जगह खो देंगे। ये सारा हंगामा श्रेया की वजह से हुआ था, इसलिए ये बातें सिर्फ दूसरे कपूर परिवार के लिए नहीं थीं, ये उसके लिए भी थीं। श्रेया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे उसने अपनी जान खो दी हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों तक अर्जुन के साथ इतना अच्छा बर्ताव करने के बाद भी उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। अर्जुन के दिल में उसकी जगह उस औरत से भी कम थी जिससे उसने 2 महीने से भी कम समय पहले शादी की थी। क्या मैं अंदर जाकर दादाजी के साथ रह सकती हूँ? अर्जुन जिया की तरफ मुड़ा, उससे इजाजत मांगते हुए। बाकी सबको लगा कि अर्जुन सिर्फ जिया की इज्जत बनाने में मदद कर रहा है, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं सोच रहा था। सच में नहीं, उसकी पत्नी उसकी सर्जन थी, इसलिए उसे उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अर्जुन से प्रोटेक्ट होने के बाद जिया अच्छे मूड में थी। उसकी आवाज़ बहुत नर्म और प्यारी थी, जिससे रोजी भी हैरान रह गई, जो उनके ठीक बगल में थी। यह क्या बकवास है? ठीक है। अर्जुन के उदास चेहरे पर आखिरकार हल्की सी मुस्कान आई। वह मुड़ा और बटलर जयेश को इंस्ट्रक्शन दिया, जयान, बटलर जयेश को अपने साथ ले जाओ और थोड़ा आराम करो। अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी। हाँ सर। ये देखकर कि जिया अर्जुन के पीछे कमरे में जा रही है, श्रेया भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसे हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने रोक दिया। श्रेया हैरान रह गई जब उसने डायरेक्टर को घूरा। सेकंड मिस, डायरेक्टर ने अभी अभी इंस्ट्रक्शन दिया है कि उनकी इजाज़त के बिना मिशन किसी को भी आईसीयू में जाने की इजाज़त नहीं है। श्रेया अब पूरी तरह गुस्से से भर गई थी। उसके शरीर में खून तेजी से दौड़ रहा था। उसने सख्त सपाट आवाज़ में कहा, मैं उसकी बहन हूँ और मैं इस हॉस्पिटल की डिप्टी डायरेक्टर हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ। डायरेक्टर इस हॉस्पिटल के चेयरमैन भी हैं, इसलिए मुझे उनके ऑर्डर मानने पड़ते हैं। श्रेया कुछ बोल नहीं पाई। डायरेक्टर को श्रेया से सच में अफसोस था, इसलिए उन्होंने आईसीयू में घुसने से पहले सिर झुकाया। जैसे ही डायरेक्टर गए, श्रेया गुस्से से कांपने लगी। ध्रुव, जो पहले से ही खराब मूड में था, तुरंत खुश हो गया और मुस्कुराने भी लगा। श्रेया, तुम्हारी जिंदगी में एक से ज्यादा भाई हैं। अगर वह तुम्हारे साथ उतना ही अच्छा है जितना तुम उसके साथ हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह भी याद रहेगा। श्रेया पहले से ही गुस्से से लाल हो रही थी। उसने ध्रुव को घूर कर देखा और वहां से चली गई। जिया सच में बहुत ज्यादा है। वह यहाँ सिर्फ एक कठपुतली है। उससे तुमसे इस तरह बात करने का क्या हक था? वीर कपूर के सबसे बड़े बेटे अक्षय कपूर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक दिया। योगेश कपूर उदास चेहरा बनाकर बोले, बूढ़े आदमी का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है और अर्जुन पहले से ही पैरालाइज्ड है। यूहिंग, कपूर परिवार के सबसे बड़े पोते के तौर पर अब तुम्हारे आगे आने का समय है। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब मेरे पास शेयर होंगे। मेरे पास सिर्फ 10% ही हैं। ये भूल जाओ कि वह पैरालाइज्ड है। अगर वह अभी कोमा में भी है, जब तक वह होश में आएगा, हम सभी को उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। योगेश कपूर को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने कहा, अगर शेयर होल्डर से ज्यादा वोट पाने का कोई तरीका हो तो क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? ध्रुव एक पल रुका और पूछा, ये कैसे मुमकिन है? आज सुबह बोर्ड मीटिंग के बाद उसने पहले ही यह सोच छोड़ दी थी। बूढ़े आदमी के पास 35% शेयर थे और अगर वह अब मर जाता है तो उसने पहले ही वसीयत लिख दी होगी। अगर उसने नहीं भी लिखी तो उसके 35% शेयर कपूर परिवार में सभी को बराबर बांट दिए जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, जब तक अर्जुन के पास 35% शेयर थे, उसके लिए कॉर्पोरेशन पर कंट्रोल करना नामुमकिन था, जब तक श्रेया अपने शेयर बेचने को तैयार न हो जाए। लेकिन ये तो नामुमकिन था। मुझे अभी अभी कुछ दिलचस्प खबर मिली है, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? तारांकन 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 तारांकन। खुद को डिसइंफेक्ट करने के बाद वह आखिरकार अपने दादाजी से मिल पाया। उन्हें बीमार बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटे हुए देखकर अर्जुन की आंखों में उदासी की एक झलक थी, जो आमतौर पर बाहर वालों के लिए ठंडी और डरावनी होती थी। प्रोफेसर रोजी, मेरे दादाजी की हालत कैसी है? मैंने पहले झूठ नहीं बोला था जब मैंने तुमसे कहा था कि निश्चिंत रहो। हम ज्यादातर ब्लीडिंग रोकने में कामयाब रहे और जख्मों को साफ कर दिया गया है। इतनी गंभीर चोटों के साथ ये पहले से ही सबसे अच्छा केस था। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। डायरेक्टर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जिया को घूर रहा था और फिर उसके और अर्जुन के बीच आगे पीछे देख रहा था। वह अर्जुन को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन वह आदमी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका दिल फटने वाला था। वह डायरेक्टर को बताना चाहता था कि उनकी यंग मिस्ट्रेस ने ही उसे बचाया था। हालांकि जैसे ही वह इसके बारे में बोलने वाला था, उसने देखा कि यंग मिस्ट्रेस उसे रहस्यमयी नजर से देख रही थी। वह इतना डर गया कि उसने तुरंत वे शब्द निगल लिए जो वह कहने वाला था। आईसीयू में एक वाटर डिस्पेंसर था। जिया ने जल्दी से अर्जुन का कप लिया और उसे अपने अंदर के झरने के पानी से भर दिया। लो, थोड़ा पानी पी लो। जिया कप अर्जुन के पास लाई। उसे अचानक डायरेक्टर का ख्याल आया जो अभी भी कमरे में था, इसलिए उसने कप का ढक्कन खोला और उसके लिए कप में स्ट्रॉ डाल दिया। अर्जुन ने अनजाने में कप लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि कमरे में सिर्फ जिया, रोजी और हॉस्पिटल का डायरेक्टर थे। चूंकि इस कमरे में हर कोई उसके साथ था, इसलिए उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस अनजाने एक्शन को अर्जुन ने खुद ही रोक दिया, इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता। जो पानी उसकी पत्नी उसे पिलाएगी, वह खुद पीने से कहीं ज्यादा मीठा होगा। जब जिया ने वाटर डिस्पेंसर से पानी लिया तो उसे साफ सुनाई दे रहा था कि कप भर रहा है, लेकिन कप का सिर्फ 10वां हिस्सा ही पानी से भरा था। लेकिन उसके सामने रखा पानी का कप पूरा भरा हुआ था। अर्जुन ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें छोटी की और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना मुंह खोला और एक ही बार में सारा पानी पी लिया। आज पानी का स्वाद वैसा ही था जैसा जिया उसे हर सुबह पिलाती थी, लेकिन इस बार यह अलग लग रहा था। पहले पानी पीने के बाद उसे पूरी तरह ताजगी महसूस होती थी और सांस लेना भी बहुत आसान लगता था। उसे पता था कि पानी का असर सिर्फ यहीं तक नहीं था, बस वह उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज का पानी पीने के बाद वह साफ महसूस कर पा रहा था कि पानी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम और शरीर की हर खून की नस में कैसे जा रहा है। ये कमरे के तापमान का पानी था, लेकिन जैसे ही यह शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने लगा, उसका ठंडा शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा।
ठीक हो रहा है। उसकी पीठ का चुभने वाला दर्द भी पहले जैसा दर्दनाक नहीं था। पहले के सारे ड्रामा के बाद वह पहले से ही थक गया था और उसकी चेतना धुंधली होने लगी थी, लेकिन इस एक कप पानी की मदद से उसके विचार बहुत ज्यादा साफ हो गए। वह जानता था कि यह कोई मतिभ्रम नहीं था और यह जिया की वजह से नहीं था जो उसे पानी पिला रही थी जिससे उसे एनर्जी मिली। यह पानी था। इस पानी का इंसान के शरीर पर कोई चमत्कारी असर था। अर्जुन ने बाकी बचा हुआ पानी जल्दी से खत्म कर दिया ताकि वह पहले से बर्बाद हुई सारी एनर्जी वापस पा सके। जल्द ही अर्जुन ने पूरा कप पानी खत्म कर दिया। क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? बहुत बेहतर। अर्जुन ने जिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी थी। जिया के अंदर बहुत सारे राज हैं जो दूसरों को नहीं पता होने चाहिए। अगर लोगों को उसके शरीर में झरने के पानी के बारे में पता चलता और यह झरना इमरजेंसी में जान बचाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है तो शायद कुछ स्वार्थी लालची लोग उसे एक्सपेरिमेंट के लिए एक नमूने के तौर पर पकड़ लेते। इतनी समझदार होने के नाते उसे पता होना चाहिए कि उसके लिए ये सब करने से वह निश्चित रूप से इसका पता लगा लेगा। लेकिन जब उसे पता था कि राज खुलने का खतरा है तब भी वह उसकी मदद करना चाहती थी। वह उसकी मदद को हमेशा याद रखेगा। डायरेक्टर को भी यहीं रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। यहाँ गर्मी है और तापमान आपकी हालत के लिए भी ठीक है। देखिए आपका रंग कितना बेहतर हो गया है। अर्जुन का रंग सच में अभी बहुत खराब था, इसीलिए श्रेया इतनी चिंतित हो गई थी। वह सच में ऐसा लग रहा था जैसे वह जल्द ही बेहोश होने वाला है। अब आप जा सकते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुलाऊंगा। ठीक है यंग मिस्ट्रेस, कृपया डायरेक्टर का अच्छे से ख्याल रखें। जिया ने सिर हिलाया और कमरे में सिर्फ जिया और रोजी बची थी। रोजी को पता था कि वह इस कमरे में तीसरी पहिया बन गई है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, बाहर एक कमरा है जहां मैं रहूंगी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। धन्यवाद। अर्जुन ने आभार जताते हुए सिर झुकाया। जब रोजी चली गई तो जिया ने कहा, तुम्हारी अभी अभी एक बड़ी सर्जरी हुई है और तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तुम्हारी पीठ पर जो घाव है उसे देखते हुए तुम्हें इधर उधर घूमने के बजाय लेटना चाहिए और आराम करना चाहिए। जिया कमरे में रखे दूसरे बेड की तरफ मुड़ी और कहा, तुम इस बेड पर आराम कर सकते हो। अगर तुम्हें नींद नहीं भी आती है तो भी तुम दादाजी के पास रह सकते हो। ये कहकर उसने दूसरे बेड को मास्टर कपूर के बेड के पास खिसका दिया। पहले मास्टर कपूर के एक्सीडेंट की वजह से अर्जुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह खड़ा हो सकता है या चल सकता है, लेकिन जब उसने बेड को अपने पास आते देखा तो उसने धीरे से अपना पैर व्हीलचेयर से उठाया और जमीन पर रख दिया। फिर व्हीलचेयर का आर्म पीस धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके हाथ को सहारा दिया। हालांकि उसकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी अर्जुन आसानी से अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। फिर उसने व्हीलचेयर छोड़ दी और धीरे धीरे 2 कदम आगे बढ़ा। हो सकता है कि वह पिछले 4 महीनों से न चला हो, लेकिन उसे हमेशा यह उम्मीद थी कि वह भविष्य में फिर से चल पाएगा। यहाँ तक कि जब उसने मास्टर कपूर से कहा कि वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है तब भी उसने अपनी फिजियोथेरेपी नहीं छोड़ी थी। जब उसने चलने की कोशिश की तो उसके दोनों पैर कमजोर थे, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे 2 कदम आगे चल पाया। जिया जानती थी कि अर्जुन ने अपनी बॉडी की मांसपेशियों को बनाए रखा था, नहीं तो महीनों तक बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटे रहने के बाद वे कमजोर हो जाती। हालांकि जब उसने देखा कि अर्जुन बिना किसी सहारे के आसानी से चल सकता है तो जिया हैरान रह गई। एक आम इंसान के शरीर के लिए 4 महीने तक बिना हिले डुले लेटे रहने के बाद अगर उनकी मांसपेशियां कमजोर न भी हुई हों तो भी उनके लिए फिर से खड़ा होना और चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब उसने अर्जुन की आंखों में उत्साह देखा तो जिया भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह शुरू में चाहती थी कि वह बेड पर लेट जाए, लेकिन आखिर में वह न सिर्फ बेड पर नहीं लेटा बल्कि वह आईसीयू में घूमने भी लगा। अपने मरीज के प्रति जिम्मेदार होने के नाते जिया को लगा कि उसे रुकने और बेड पर आराम करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन वह वे शब्द नहीं कह पाए। उसने न सिर्फ उसे वापस अपने बिस्तर पर जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हर बार जब अर्जुन ये जानकर एक्साइटमेंट में उसकी तरफ देखता कि वह चल सकता है तो जिया हमेशा अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ उसे जवाब देती थी। आईसीयू के बगल में एक और कमरा था जो उन लोगों के लिए तैयार किया गया था जो आईसीयू वार्ड में मरीजों की देखभाल करेंगे। वहाँ अनगिनत मॉनिटर थे जो उनके वाइटल्स दिखा रहे थे और एक बड़ा शीशा था जिससे वे देख सकते थे कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए तीसरा व्यक्ति जो आईसीयू वार्ड के बाहर था, उन दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा था वह सब साफ साफ देख सकता था। ये देखकर कि उसके बिग बॉस की आंखें प्यार से भरी हुई थीं, रोजी ने तय किया कि वह तीसरे यंग मास्टर का साथ देगी। आखिरकार उसे यह एहसास था कि तलाक नामुमकिन होगा। तभी उसी पल रोजी का फोन बजा। जब उसने फोन निकाला उसने अपना फोन देखा, उस पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। प्रोफेसर रोजी, मैं ध्रुव हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या आपके पास मुझसे बात करने का समय है। मैसेज देखकर रोजी ने अपनी भौहें ऊपर की और तुरंत उसे जवाब दिया। तारांकन 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 तारांकन। एक्सीडेंट की वजह से मास्टर कपूर हॉस्पिटल में थे, इसलिए जिया ने प्रोडक्शन क्रू से 2 दिन की और छुट्टी लेने का फैसला किया। मुख्य फीमेल लीड होने के नाते जिया के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत सारे सीन प्लान किए गए थे, लेकिन सभी सीन में वह नहीं थी। डायरेक्टर को कपूर परिवार के साथ जो हुआ था उसके बारे में पता था, इसीलिए उसने जिया को 2 दिन और छुट्टी लेने की इजाज़त दी। क्योंकि जिया छुट्टी पर थी, उन्होंने करिश्मा के ज़्यादातर सीन पहले करने का फैसला किया। असल में करिश्मा के इन कुछ दिनों में कुछ और एड शूट भी थे, लेकिन राहुल ने इन सभी शूट को टाल दिया ताकि वह ड्रामा पर ध्यान दे सके। हालांकि इसकी वजह से करिश्मा को अपना एक बहुत ज़रूरी एड खोना पड़ा। यह एक ऐसा एड था जिसकी कीमत 7 मिलियन तक थी। बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट हमेशा करिश्मा के साथ नर्म रहा था। ज़्यादातर सेलिब्रिटी को कमाए गए प्रॉफिट का 50% मिलता है, लेकिन क्योंकि करिश्मा को उनके बॉस की मां का सपोर्ट था, इसलिए उसका हिस्सा एक अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस जैसा था। उसे प्रॉफिट का 60% मिलता था। दूसरे शब्दों में जिया के शूट पर न आ पाने की वजह से करिश्मा को 4 मिलियन का नुकसान हुआ। यान परिवार को इंपीरियल सिटी का एक अमीर परिवार माना जाता था। वे शायद सबसे अमीर न हो, लेकिन अगर राहुल की वजह से उसे 4 मिलियन का नुकसान होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे जिया की वजह से क्यों भुगतना पड़े? राहुल, तुमने मुझसे पूछे बिना मेरे शेड्यूल से वाटर प्यूरीफायर का एड क्यों हटा दिया? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा दिन लगेगा। हम यहाँ सेट पर जल्दी में हैं।
पहले राहुल उसे समझाने के लिए समय निकालता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं करना चाहता था। करिश्मा इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह एक अमीर परिवार की यंग मिस थी जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, इसलिए उसके फैंस और मीडिया उसके प्रति बहुत नर्म थे। अपने बॉस राहुल के सपोर्ट से एक्ट्रेस बनने का उसका सफर बहुत आसान रहा था। उसे कभी ऐसी बेइज्जती क्यों सहनी पड़ी? हाल ही में जिस तरह से राहुल जिया पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, वह पहले से ही परेशान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि राहुल को जिया के बॉस से कांटेक्ट करने के लिए ही ऐसी चीजें करनी पड़ रही थीं। आखिरकार वह रायजादा परिवार का यंग मास्टर था। बड़ी पिक्चर उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थी। लेकिन जब राहुल ने उसे यह बताने की जहमत भी नहीं उठाई कि उसने ऐसे इंतजाम क्यों किए जिससे उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो करिश्मा और बर्दाश्त नहीं कर पाई। राहुल के फोन काटने के बाद करिश्मा ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक दिया। वह खुद को क्या समझती है? जिया कौन है? सिर्फ इसलिए कि वह छुट्टी पर है, मुझे उसकी जगह क्यों लेनी पड़ रही है? उसकी मैनेजर सुजैन करिश्मा को रोते हुए देखकर बस चुप रह गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों के बीच यह एक बहुत आम बात थी। उभरते हुए सितारे हंसते थे जबकि पुराने वाले रोते थे। यह उतना ही तेज था जितना कि महिलाओं का कपड़े बदलना। जिस तरह से राहुल जिया के साथ पेश आ रहा था वह नॉर्मल से ज्यादा था, इसीलिए इसका सिर्फ एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, राहुल को जिया से प्यार हो गया था। अचानक सुजैन का फोन बजा और यह वीवो से एक नोटिफिकेशन था। राहुल ने जिया को 500 मिलियन की कार गिफ्ट की। जैसे ही यह हैशटैग आया, ये रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। इस हैशटैग को देखने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई और यह रैंकिंग में दूसरे हैशटैग से बहुत आगे निकल गया। सुजैन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसने उस पर क्लिक किया, वह हैरान होकर चिल्ला पड़ी। करिश्मा अभी भी रो रही थी जब उसने सुजैन का रिएक्शन देखा। उसे पता था कि सुजैन ज्यादा रिएक्ट करने वाली नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से अपना टूटा हुआ फोन उठाया जो पहले जमीन पर पड़ा था, और जैसे ही उसने उसे उठाया उसे भी एक नोटिफिकेशन मिला। कुछ बुरा होने का एहसास होने पर करिश्मा ने जल्दी से अपना फोन अनलॉक किया। उसे इसे ढूंढना भी नहीं पड़ा क्योंकि खबर तुरंत उसके इंटरफेस पर आ गई। करिश्मा ने बहुत ही उदास चेहरे से खबर पढ़ी और देखा कि राहुल ने जिया को एओ2 की मेबैक कॉन्सेप्ट कार गिफ्ट की थी जिसकी कीमत 100 मिलियन यूएसडी थी। ये कुछ ऐसा था जिसे राहुल बहुत प्यार करता था। तस्वीरों में ये साफ दिख रहा था कि राहुल जिया को प्यार से देख रहा था और जिया खुशी से मुस्कुरा रही थी। यह उस फोटोशूट स्टूडियो में था जहां वह कल नहीं थी। क्या वह पागल हो गया है? करिश्मा ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज आवाज में कभी नहीं चिल्लाया था। पिछले कुछ सालों से वह एक गर्मजोशी वाली समझदार महिला के रूप में अपनी इमेज बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसकी आंखें लाल थीं। उस पर जो जलन हावी हुई उसने उसे एक बहुत डरावनी औरत बना दिया था। करिश्मा ने जल्दी से राहुल को कॉल किया, लेकिन उस समय वह दूसरी कॉल पर था। फिर उसने तुरंत हुसैन को कॉल किया, लेकिन नतीजा वही रहा। इसके बाद वीवो अचानक क्रैश हो गया और कई लोगों को शक हुआ कि राहुल ही जिया के पीछे का सीक्रेट बॉस है। राहुल हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विनम्र रहा है और कोई भी मीडिया उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई खबर नहीं निकाल पाया है। इससे ज्यादातर लोगों ने ये जान लिया कि राहुल का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। लेकिन अगर जिया उसकी गर्लफ्रेंड थी तो ये सब समझ में आता है। चूंकि जिया उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए ये समझ में आता है कि उसे मिरर वर्ल्ड में लीड फीमेल रोल क्यों मिला। एक अवार्ड विनिंग एक्टर होने के नाते राहुल के पास अनगिनत रिसोर्स थे। इससे ये भी समझ में आता है कि राहुल, जो एक जाना माना सेलिब्रिटी था, जिया के साथ काम करने को क्यों तैयार था, जो अभी इंडस्ट्री में नहीं थी और कोई नहीं थी। राहुल ने उसे 500 मिलियन की एक कार भी गिफ्ट की थी। ये पक्का सच्चा प्यार था। उसी समय कुछ लोगों ने जिया और राहुल की सेट पर साथ की तस्वीरें पोस्ट की। तस्वीरें शायद साफ न हो, लेकिन दोनों को एक ही फ्रेम में देखकर हर कोई उनके बीच प्यार भरा माहौल महसूस कर सकता है। बहुत सारे फैंस ने जिया की प्रोफाइल पर उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वह राहुल के लिए काफी अच्छी नहीं है और उनके आइडल के लिए सही मैच नहीं है। हालांकि राहुल के वफादार फैंस के तौर पर जो उसके साथ मुश्किलों से गुजरे थे, राहुल कोस्टर्स ने स्थिति को संभालना शुरू कर दिया। जिया सिर्फ एक सुंदर गुलदस्ता है, उसे हमारे आदमी के साथ जुड़ने का क्या हक है? ऊपर वाला, कृपया 10वीं ग्रेड के राहुल कोस्टर के तौर पर अपना बैज दिखाएं, वरना हम इसे दखलंदाजी मानेंगे। भले ही जिया सिर्फ एक सुंदर आम लड़की हो, फिर भी वह इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। राहुल जैसे शानदार इंसान को अपने करियर में मदद के लिए किसी और औरत की जरूरत नहीं है। जब तक वह जिससे प्यार करता है, हम उसका साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो। राहुल को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक होना चाहिए। उसका चुनाव कुछ भी हो, हम फिर भी उसे सपोर्ट करेंगे। राहुल के लगभग 3 मिलियन कोस्टर्स थे और राहुल के प्रोफाइल पर कुल 160 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतनी बड़ी खबर को संभालना और उन क्रेजी फैंस की सोच को बदलना, साथ ही सही गाइडेंस से स्थिति को साफ करना, ये दिखाता है कि राहुल कोस्टर्स कितने पावरफुल और मजबूत थे। दूसरे छोटे मालिक हुसैन वीवो पर राहुल को खबर बताने ही वाला था कि उसने देखा कि राहुल पहले से ही उसे देख रहा था। उसने एक तरफ खड़े होकर चुप रहने का फैसला किया। क्या राजीव मौत की सजा मांग रहा है? कियारा भी राहुल के साथ अपने फोन में स्क्रॉल कर रही थी। इतने सेंसिटिव समय में मीडिया द्वारा वीवो पर ऐसी हॉट न्यूज जारी करने से यह साफ पता चल रहा था कि यह कौन था। कियारा ने ताना मारा, ऐप बंद किया और इस बकवास को इग्नोर करने का फैसला किया। क्या उन्हें सच में लगा कि वे इस बकवास से डरते हैं? शुरू में वे अपनी छोटी लड़की के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे इतनी लो प्रोफाइल तरीके से कार गिफ्ट की। वरना वह राहुल से कहती कि वह अर्जुन के सामने ही जिया को कार दे दे। सिर्फ 100 मिलियन में वह उनकी छोटी लड़की को खरीदने में कामयाब हो गया। वह कपूर परिवार को यह बताना चाहती थी कि जिया रायजादा परिवार का अनमोल खजाना है, कोई ऐसा जो आसानी से 100 मिलियन यूएसडी की कार में बैठ सकती है। हॉस्पिटल में वापस अर्जुन को सोते हुए देखने के बाद उसने कमरे में रखे सोफे पर आराम करने का फैसला किया। सर्जरी में उसकी ज्यादातर एनर्जी खर्च हो गई थी और यह उन समयों की तुलना में कहीं ज्यादा थकाने वाली थी जब वह अर्जुन के लिए एक्यूपंक्चर और मसाज करती थी। यही वजह थी कि उसने इससे पहले सर्जरी करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए उन्हें 1 महीने तक इंतजार करना पड़ा। इस सर्जरी के बाद जिया की अंदर की चीख पूरी तरह से खत्म हो गई थी।
हालांकि उसके पास अंदरूनी स्प्रिंग थी जो उसे कल सुबह तक ठीक होने में मदद करेगी, लेकिन उसे अब बहुत नींद आ रही थी। इसलिए वह तुरंत सो गई और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वीबो पर तूफान आया हुआ है। अर्जुन उससे पहले सो गया था और वह हमेशा से ही हल्की नींद सोने वाला था। अपनी रीढ़ की हड्डी से हो रहे दर्द के साथ वह सिर्फ 1 घंटे सोने के बाद जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली और मास्टर कपूर को देखा जो उसके बगल में लेटे हुए थे। जिया ने ही उसे इस पोजीशन में लिटाया था ताकि जैसे ही वह अपनी आंखें खोले वह अपने दादाजी को देख सके। मास्टर कपूर का रंग रूप बेहतर देखकर अर्जुन को आखिरकार राहत मिली। ये पक्का करने के बाद कि उसके दादाजी ठीक हैं, अर्जुन जिया को ढूंढने लगा। जैसे ही वह मुड़ा उसने उस व्यक्ति को देखा जो एक सीटर सोफे पर था। जिया उस तंग जगह में दुबकी हुई थी और अर्जुन को तुरंत दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने आज 2 सर्जरी पूरी की थी, एक उसके लिए और दूसरी दादाजी के लिए। पहली सर्जरी एक क्वाड्रिप्लेजिया के मरीज की थी जिसमें तुरंत रिकवरी हुई और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, जबकि दूसरी उसके दादाजी की थी जिन्हें हालात नाजुक थे। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने दोनों सर्जरी को नामुमकिन बताया था, यहाँ तक कि प्रोफेसर रोजी भी यह नहीं कर पाईं। सिर्फ वही यह कर सकती थी। उसे किसी आरामदायक जगह पर आराम करना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से उसके पास ऐसी असुविधाजनक स्थिति में आराम करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अर्जुन धीरे से उठा, बिस्तर से नीचे उतरा, अपना तकिया उठाया और जिया की ओर चला गया। जिया सोफे पर एक बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़ी हुई थी और उसकी गर्दन सोफे के आर्मरेस्ट पर टिकी हुई थी जो बहुत ज्यादा असुविधाजनक लग रहा था। इसलिए वह धीरे से झुका और अपने हाथों से जिया की गर्दन और कंधे को उठाया और धीरे से उसके सिर के पीछे एक तकिया रख दिया। जिया पहले ही बेहोश हो गई थी क्योंकि वह बहुत थक गई थी, लेकिन उसे अभी भी पता था कि किसी ने उसका सिर उठाया है। शुरू में वह अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन जब उसने दूसरे व्यक्ति की जानी पहचानी और आरामदायक खुशबू महसूस की और जब उसका सिर गर्म मुलायम तकिए पर टिका तो उसे नींद आ गई और उसने आंखें न खोलने का फैसला किया। वह थोड़ा मुड़ी और जल्द ही सोने के लिए एक और भी आरामदायक जगह मिल गई। अर्जुन को चिंता थी कि वह जाग सकती है, लेकिन ये देखकर कि अपनी पोजीशन ठीक करने के बाद वह फिर से सो गई, उसका दिल टूट गया। उसने जल्दी से एक और कंबल लिया और उसे जिया पर डाल दिया। हालांकि आईसीयू का तापमान कंट्रोल में था, फिर भी उसे चिंता थी कि इन दिनों इतनी ज्यादा थकान के कारण उसकी इम्यूनिटी कमजोर होने से वह बीमार पड़ सकती है। हालांकि मैग्नेटिक चिप्स अभी भी उसके सिर पर थे, अर्जुन ने फिर भी अपनी व्हीलचेयर पर रखी नोटबुक को खुद निकालने का फैसला किया। उसने उसे खोला और अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर टैप करने का आनंद लिया। जल्द ही उसकी लंबी उंगलियों के कीबोर्ड पर टैप करने से स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल दिखाई दिया। जिया को जगाने से बचने के लिए अर्जुन ने आवाज को सीधे अपने सिर पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लिप्स के जरिए भेजने का इंतजाम किया। जब अचानक वीडियो कॉल खोला गया तो उसमें एक बेसमेंट दिखाई दिया जहां सिर्फ हल्की रोशनी थी। राकेश, जो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ था, स्क्रीन पर अर्जुन को देखकर गुस्सा हो गया। बॉस, अर्जुन को सही सलामत और उस दिन पहले की तुलना में बहुत बेहतर हालत में देखकर उनमें से ज्यादातर तुरंत उत्साहित हो गए। बॉस, आप कैसे हैं? क्या अब आप हिल-डुल सकते हैं? अर्जुन ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह मुड़ा और अपने पास रखा कप उठा लिया। उसने ढक्कन खोला और पानी का एक घूंट लिया। ये देखकर कि अर्जुन इतनी आसानी से हिल-डुल पा रहा था, वे सब उसे मुंह फाड़कर देखने लगे। आप ठीक हो गए, आप सच में ठीक हो गए। बॉस, आप कब खड़े हो पाएंगे? इसके बाद आपको फिजियोथेरेपी के लिए कितना समय लगेगा? उसी समय रोजी ने देखा कि अर्जुन ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि अब उसके आराम करने का समय था क्योंकि उसे थोड़ी नींद आ रही थी। इसलिए उसने दरवाजा खोला और कमरे में चली गई। जब अर्जुन ने रोजी को अपने दादाजी का आखिरी चेकअप करने के लिए अंदर आते देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया। कॉल के दूसरी तरफ वालों ने भी देखा कि कमरे में कुछ आवाजें आ रही थीं। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने आप कैसे खड़ा हो गया और कमरे के दूसरी तरफ चला गया जहां वे उसे अब देख नहीं पा रहे थे। ये क्या बकवास है? वह पहले से ही खड़ा हो सकता है और चल सकता है। क्या वह 4 महीने से लकवाग्रस्त नहीं था? क्या उसकी मांसपेशियों में कमजोरी नहीं होगी? क्या उसे फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है? क्या वह कोई भगवान है? जब अर्जुन ने कॉल से आ रही हैरान करने वाली बातें सुनी तो उसके चेहरे पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। भगवान बेशक है, लेकिन वह नहीं है, वह उसकी पत्नी है। रोजी ने एक बार फिर अर्जुन को याद दिलाया कि मास्टर कपूर की ड्रिप कैसे चेक करनी है और उसे बताया कि अगर वह आराम करना चाहता है तो वह ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों को बुला सकता है जो ठीक बाहर थे। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह बाहर के डॉक्टरों को बुलाने का प्लान नहीं बना रहा था क्योंकि जिया यहीं सो रही थी। सोफे पर एक छोटी बिल्ली की तरह सो रही उस औरत को देखकर वह नहीं चाहता था कि बाहर का कोई भी उसे देखे। बॉस, ये कैसे मुमकिन है कि आप पहले से ही चल सकते हैं? क्या आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं? जैसे ही वह कंप्यूटर के सामने अपनी सीट पर लौटा और उनके चेहरों पर हैरान करने वाला भाव देखा, अर्जुन को अचानक गर्व महसूस हुआ। आखिरकार वे सब ऐसा रिएक्शन इसलिए दे रहे थे क्योंकि उसकी पत्नी बहुत शानदार थी। अर्जुन जिया की तरफ मुड़ा जो गहरी नींद में सो रही थी और उनसे कहा, आवाज कम करो, मेरी पत्नी मेरे बगल में सो रही है। अगर तुम ज्यादा हिले डुले तो रोशनी का रिफ्लेक्शन पड़ेगा और इससे उसकी नींद खराब हो सकती है। पहले उसके आदमी जो अभी भी उछल कूद कर रहे थे अचानक वहीं जम गए जैसे उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। जैसे ही अर्जुन ने ऑर्डर दिया वे सब रुक गए। क्या वे अभी अभी सबके सामने प्यार दिखाने के शिकार हो गए? फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन उनके पीछे खड़े उस आदमी को घूर रहा था जो जंजीरों से बंधा हुआ था। वे सब तुरंत दूर हट गए। कैमरे को थोड़ा घुमाया ताकि दूसरा आदमी अर्जुन को भी देख सके। राकेश, जो उसे घूर रहा था, उसके चेहरे पर अब वह आज्ञाकारिता और सम्मान नहीं था जो आमतौर पर अर्जुन के लिए होता था। इसके बजाय उसकी जगह नफरत और गुस्सा था जिसे अर्जुन भी कैमरे के जरिए महसूस कर सकता था। मेरे आसपास के सभी आदमी मेरे कंट्रोल में हैं और तुम अकेले हो जिसे दादाजी ने मेरे पास भेजा था। वह तुम्हारे प्रति इतने दयालु रहे हैं। तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन तुम्हें उन्हें चोट क्यों पहुंचानी पड़ी? राकेश ने अपनी आंखें छोटी की। तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यह मैं था। अंदाजा? मुझे अंदाजा क्यों लगाना है? जयान मेरे आदमियों में से एक है। मैं उसकी काबिलियत को किसी और से बेहतर जानता हूँ। जयान के आसपास रहते हुए मेरे कमरे का तापमान बदलने वाला सिर्फ तुम ही हो।
जैसे ही अर्जुन ने सीधे राकेश को घूरा, ऐसा लगा जैसे राकेश के दिल में एक तेज चाकू घोंप दिया गया हो। एक ही चीज जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि तुम कितने क्रूर होगे कि मुझे सर्जरी करवाने से रोकने के लिए तुम इतनी जानलेवा दुर्घटना की योजना बनाओगे जिससे मेरे दादाजी को चोट पहुंचेगी। राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वे नफरत से भरी हुई थीं। पहले उसे लगा था कि यह उसकी बुरी किस्मत की वजह से हुआ कि विवान आया जिससे उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अर्जुन को ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी। अपने आसपास के आदमियों को देखकर जो बेरहम कातिलाना आभा से घिरे हुए थे, राकेश ने पूछा, तो तुमने इसके लिए पहले से ही योजना बना ली थी? अर्जुन उसके बेवकूफ़ी भरे सवाल का जवाब नहीं देने वाला था। उसने बस कहा, दादाजी के जागने से पहले मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। क्योंकि तुमने एक अच्छा इंसान बनने का फैसला छोड़ दिया है, तुम एक चूहे की तरह अंधेरे गंदे बेसमेंट में रह सकते हो। तुम मुझे मार नहीं सकते। ये देखकर कि अर्जुन कॉल खत्म करने वाला है, राकेश घबरा गया और गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हमारे पिता एक ही हैं। अर्जुन के आदमियों ने राकेश को हैरानी से देखा। उन्हें उस घमंडी और जिद्दी आदमी से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। राकेश ने ये कहने के बाद अर्जुन को घूरा और इसका एक भी सेकंड मिस नहीं करना चाहता था। वह अर्जुन की आंखों में डरावना, हैरान करने वाला भाव देखना चाहता था, लेकिन उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था। अर्जुन की आंखें शांत और भावहीन थीं। इतनी बुरी खबर सुनने के बाद भी उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। तुम क्या सोच रहे थे? अगर तुम्हारे पिता वीर कपूर नहीं होते तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जिंदा होते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें दादाजी को चोट पहुंचाने का मौका मिलेगा? जिया को परेशान न करने के लिए अर्जुन की आवाज़ उसके सिर पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लिप से ट्रांसमिट हो रही थी, लेकिन इसी वजह से मशीन से ट्रांसमिट होने पर अर्जुन की आवाज़ ठंडी और कठोर हो गई, जिससे राकेश कांपने लगा। राकेश की आंखें अब पूरी तरह लाल हो गई थीं और वह चिल्लाता रहा, मेरे पिता से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वह तुम्हारे पिता नहीं है? अर्जुन, हम दोनों कपूर परिवार के बेटे हैं। ऐसा क्यों है कि तुम एक सम्राट की तरह रहते हो जबकि हम में से बाकी लोगों को तुम्हारी परछाई में रहना पड़ता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, हमें तुम्हारी मर्जी के हिसाब से क्यों जीना पड़ता है? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो हमारे पिता आज भी जिंदा होते। उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुम हत्यारे हो। क्या तुम अब मुझे मारने का प्लान बना रहे हो? तुम बेरहम इंसान, तो मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। मैं जानना चाहता हूं कि अपने ही भाई को मारने के बाद तुम हमारे पिता का सामना कैसे कर पाओगे? अर्जुन ने राकेश को देखा जो गुस्से से फट पड़ा था और कहा, बेवकूफ। फिर स्क्रीन काली हो गई जिससे राकेश चुप हो गया। इसका क्या मतलब है? राकेश गुस्से में चिल्लाया। वहां मौजूद बाकी आदमियों ने उसे नफरत से देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि उसका क्या मतलब था। मैं बेवकूफ क्यों हूं? बेवकूफ तो वह है। यह उसके घमंड और दादाजी के भेदभाव की वजह से हुआ है कि आज ये हालत हुई है। इस बार उसके आसपास के आदमियों ने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। राकेश ने इस जगह से भागने के बारे में सोचा, लेकिन उसके आसपास के आदमी बहुत काबिल थे और जब राकेश को पहले ही जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब भी वे बहुत सावधान थे। राकेश, जिसने पकड़े जाने पर शुरू में अपना मुंह बंद रखा था, अपनी पहचान सामने आने के बाद अर्जुन के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात सुनने की परवाह नहीं की। हर दिन सिर्फ एक बोतल सलाइन ड्रिप मिलने से राकेश की आवाज़ पहले ही चिल्लाने की वजह से चली गई थी और वह बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही अर्जुन ने कॉल खत्म किया, उसे जययान का एक मैसेज मिला जिसमें उसे वीबो चेक करने के लिए कहा गया था। इस समय प्लेटफॉर्म पर पहले ही हंगामा मच चुका था। टॉप 5 हॉट न्यूज़ स्टोरी सभी जिया के बारे में थीं। राहुल का तोहफा जिसकी कीमत 500 मिलियन यूएसडी थी। अवार्ड जीतने वाले एक्टर राहुल का बैकग्राउंड। जिया और राहुल का रिश्ता सामने आया। टूटी हुई ऑन स्क्रीन जोड़ी राहुल और करिश्मा। में बैक कॉन्सेप्ट कार। लिस्ट देखने के बाद अर्जुन का हाथ कांपने लगा। जो आंखें जमे हुए झील की तरह शांत थीं, वे अब उसमें फेंके गए एक बड़े पत्थर से टूट गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस बड़े पत्थर की वजह से उसके अंदर कुछ टुकड़ों में टूट गया हो। यहाँ तक कि जब वह लकवाग्रस्त था तब भी वह उस दिन तक भावहीन रहा जब तक वह यूथेनेशिया की मांग कर रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे के हाव भाव लगातार बदल रहे थे। कुछ देर तक लिस्ट देखने और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद उसने आखिरकार पहले टॉपिक पर क्लिक किया। वहां तस्वीरों का एक ग्रुप था। तस्वीरों में दिखाया गया था कि राकेश कैसे जिया को प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जबकि जिया पूरी तरह से मेबैक कॉन्सेप्ट कार में खोई हुई थी। जिया के कार में चढ़ने और उतरने की तस्वीरें भी थीं और वह राहुल और उसके पीछे खड़ी महिला से बात करते हुए कैसे मुस्कुरा रही थी। कुल मिलाकर यह आंखों के लिए दर्दनाक था। अर्जुन काफी देर तक फोटो को देखता रहा और उसे याद आया कि जिया ने उसे पहले क्या बताया था। जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जब उसने ये सुना था तो उसे पहले से ही इस बारे में बुरा लग रहा था। अब ये भावना और भी खराब हो रही है। डर, खौफ, उदासी, लाचारी, नुकसान, ये सभी भावनाएं अर्जुन में आने लगीं। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। यह एहसास उतना ही दर्दनाक था जितना तब हुआ था जब उसका दिल फेल हो रहा था। अर्जुन, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी औरत से इस हद तक प्यार कर सकता है, आखिरकार समझ गया कि जिया उसके दिल में कितनी जरूरी थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह सिर्फ उत्सुक था या उसने उसे कई बार बचाया था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने साथ में जो समय बिताया था और वह अनजाने में इस औरत से प्यार करने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे छोड़ देगी, और अगर वह छोड़ भी देती तो यह उसके जीवन में आने और जाने वाले हर दूसरे इंसान की तरह ही होता। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह सिर्फ एक राहगीर हो। उसे उसकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। चूंकि वे पहले से ही शादीशुदा जोड़ा हैं, इसलिए कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। उसके जाने का एकमात्र कारण ये होगा कि वह काफी अच्छा नहीं था। ये पूरी तरह से उसकी गलती थी। फिर अर्जुन ने जेयान को फोन किया और जल्द ही जेयान का चेहरा स्क्रीन पर एक सख्त हाव भाव के साथ दिखाई दिया। वकील से कह दो कि मैं अपने 40% शेयर यंग मिस्ट्रेस को ट्रांसफर कर रहा हूं। अर्जुन से निर्देश मिलने के बाद जेयान तुरंत अपने बॉस का फैसला समझ गया। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ बॉस। साथ ही दूसरी मिस ने वीबो पर खबर देख ली है और अभी अंदर आने की जिद कर रही हैं। बटलर जयेश और मैंने उन्हें बाहर रोक रखा है और मैंने देखा कि उन्होंने अभी अभी दूसरे मास्टर कपूर को फोन किया है।
अर्जुन ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, चुवानटो के 40% और शेयर यंग मिस्ट्रेस के नाम ट्रांसफर कर दो। हाँ बॉस। जेयान ने अर्जुन को एक और बार देखा और कहा, दूसरे मास्टर कपूर का क्या? मियाँ चेंग कॉर्पोरेट्स को बोलो कि वे अपने सभी कच्चे माल के बिल पहले चुका दें। जब तक वे अपने बकाया बिल नहीं चुकाते तब तक उन्हें और सप्लाई न करें। साथ ही रियल एस्टेट एजेंट को बताओ कि हुआ कंपनी सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल कैसे कर रही है और अच्छे मटेरियल को खराब मटेरियल से बदल रही है। हाँ बॉस। अर्जुन की बात सुनकर वह भी हंस पड़ा। ये सभी लोग, क्या उन्हें सच में लगा कि उनका बॉस ये पता नहीं लगा पाएगा कि यह उनकी कंपनी है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया? जेयान ने सिर हिलाया और उनके लिए मन ही मन प्रार्थना की। अगर उन्हें पता होता कि यह बॉस ने किया है तो वे लोग जरूर घुटनों पर बैठकर रोते। अपनी इतनी सारी प्राइवेट कंपनियों की चिंता करने के बावजूद उनके पास बॉस की शादी के बारे में परेशान होने का समय है। अगर वे यही चाहते हैं तो उन्हें कुछ और काम दे देते हैं ताकि वे उसमें व्यस्त रहें। चैट बॉक्स बंद करने के बाद अर्जुन ने अपना ध्यान वापस वीबो पर लगाया, खासकर उस पोस्ट पर जिसमें लिखा था, राहुल ने 500 मिलियन यूएसडी की कार गिफ्ट की। उसने सबसे ज्यादा कमेंट्स वाली पोस्ट पर क्लिक किया और अपने प्राइवेट अकाउंट से एक कमेंट किया, 500 मिलियन। क्या उसने यही कहा? उसने तो कार सिर्फ 100 मिलियन में खरीदी थी। इसके साथ ही उसने जल्दी से ऐप बंद कर दिया। इस खबर से उसकी आंखों को परेशान न करना ही बेहतर है। उसे लगता है कि जब उसकी पत्नी जागेगी और उसे पता चलेगा कि उसे जोंगबो और चुआंटो दोनों से 40% अतिरिक्त शेयर मिले हैं तो वह अब राहुल को अच्छा आदमी नहीं समझेगी। श्रेया अभी भी जेयान और बटलर जयेश की वजह से बाहर फंसी हुई थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह ऑपरेशन थिएटर में घुस सके, इसलिए उसका चेहरा खराब हो गया। योगेश कपूर को फोन करने के बाद दूसरी तरफ से बताया गया कि वे 1 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन सुबह 1 बजे से ही 2 घंटे बीत चुके थे। फिर भी वे अभी तक नहीं आए थे। उसने उन्हें फिर से फोन करने का फैसला किया, लेकिन कोई भी उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था। आखिर में उसके पास वीर कपूर को फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंकल, क्या दादाजी ने आपको बताया कि वीबो पर क्या हुआ? मैं आप सभी का अस्पताल में इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप लोग क्यों नहीं आए? वीर कपूर ने ताना मारा, अगर हम सच में जाते तो मेरा पूरा परिवार कुछ ही सेकंड में भिखारी बन जाता। प्यारी भतीजी, तुम्हें पता है कि अर्जुन एक क्रूर आदमी है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम बेहतर होगा उसके खिलाफ मत जाओ, क्योंकि जैसा उसने कहा, पूरा कपूर परिवार उसके कंट्रोल में है। जब तक कोई उसके खिलाफ जाने का फैसला करेगा उसे कपूर परिवार से निकाल दिया जाएगा। बस मुझे इतना ही कहना है, बाय। श्रेया अभी भी गुस्से में जल रही थी और उसके होश में आने से पहले ही कॉल खत्म हो गया था। उसने दूसरे कपूर परिवार के साथ क्या किया? श्रेया ने जेयान को घूर कर देखा। सेकंड मिस, यंग मास्टर जो चाहे कर सकते हैं और यह उनकी मर्जी है। वह एक बड़े हो गए आदमी हैं और मुझे यकीन है कि वह अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप सिर्फ मेडिसिन पर ध्यान दें और अपना समय किसी और चीज़ पर बर्बाद न करें। जेयान हमेशा से ही मनमौजी था और कपूर परिवार में मास्टर कपूर के अलावा कोई और ऐसा नहीं था जिससे वह डरता हो, लेकिन वह पहले भी उसके साथ विनम्र रहता था। हालांकि क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना है? जेयान ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और कहा, बिल्कुल नहीं। सेकंड मिस, आपको यंग मास्टर के व्यवहार के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। उनकी अपनी राय है और कोई भी उसे बदल नहीं पाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो यह और भी बुरा हो जाएगा। सेकंड मिस, आप इससे पहले हमेशा बहुत अच्छा काम करती रही हैं। दूसरे शब्दों में, अब आपको क्या करना है ये क्यों नहीं पता? श्रेया इतनी गुस्से में थी कि उसने मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए चली गई। तारांकन 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 तारांकन। जिया पूरी रात सोती रही और सुबह ही उठी। पिछली रात जो थकान महसूस हो रही थी वह पूरी तरह से चली गई थी। वह हैरान होकर अपने हाथों में कंबल को देख रही थी क्योंकि उसमें अभी भी अर्जुन की खुशबू आ रही थी। तकिए में भी उसके सामने एक और सोफा रखा था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह जिस पर बैठी थी। इन दोनों को एक साथ रखने से इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसे इतनी आरामदायक नींद आई। जैसे ही वह मुड़ी, उसने अर्जुन को देखा जो एक सुंदर मूर्ति की तरह खड़ा था और उसका खूबसूरत चेहरा जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग था उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम जाग गई, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिया ने चारों ओर देखा और पाया कि सिर्फ वे दोनों ही जागे हुए थे। उसने जल्दी से पूछा, सिर्फ तुम ही जागे हो? क्या तुम्हें कल रात नींद आई? इंस्टीट्यूट के लोग कहाँ हैं? मैंने उनसे कहा था कि वे अंदर न आए, कहीं वे तुम्हें डिस्टर्ब न कर दें। तुम कल रात बहुत थकी हुई थी और मैं चाहता था कि तुम्हें अच्छी नींद आए। वह पहले से ही फोकस में नहीं थी और सुबह सुबह होने की वजह से थोड़ी हैरान थी और यह वह समय था जब वह इमोशनली खाली महसूस करती थी। ये देखते हुए कि उसके साथ अचानक इतने प्यार से पेश आया जा रहा था, उसका पूरा दिल प्यार से भर गया। हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? यह आदमी हर दिन और प्यारा होता जा रहा है। अब जब मैं जाग गई हूँ तो तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें ज़्यादा आराम करना चाहिए और ज़्यादा लेटना चाहिए। प्रोफेसर जे ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं घाव को दोबारा नहीं खोलता तब तक मैं ठीक रहूंगा। जिया को उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तो तुम सिर्फ उसके कहने की वजह से आराम नहीं करोगे? अपनी पत्नी के चेहरे के हाव भाव में साफ बदलाव देखकर वीबो पर मिली खबर से उसे जो असंतोष हुआ था वह तुरंत गायब हो गया। देखो, उसकी पत्नी को अब भी उसकी फिक्र है। ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उसका जवाब सुनकर जिया का चेहरा आखिरकार बेहतर लगा। उसे ऐसे मरीज पसंद नहीं थे जो उसकी बात नहीं सुनते थे। कल एक अपवाद था और उसने शायद इसकी इजाज़त दे दी थी, लेकिन यह आदत नहीं बननी चाहिए। चिंता मत करो, मैं दादाजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें बिस्तर पर जाना चाहिए। ठीक है। ये सब सुनकर जिया पहले से ही अर्जुन के बगल में थी, उसे खड़े होने में मदद कर रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और पहला कदम उठाने ही वाला था कि अचानक उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह जिया की तरफ जमीन पर गिर गया। जिया बस उसकी कलाई पकड़े हुए थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे गिरते देखा उसने तुरंत उसकी कमर पकड़ ली, जिससे वह उसकी बाहों में गिर गया। फिर उसने अपने शरीर और बाहों से उसे सहारा दिया। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसने ऐसा सोचा नहीं था। वह कुछ करीबी फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए जमीन पर रोमांटिक तरीके से गिरने की उम्मीद कर रहा था।
हालांकि जैसे ही उसे अपनी बाहों के पास मुलायम उभार महसूस हुए, अर्जुन की आंखें तुरंत चमक उठीं। खैर, ये भी ठीक है। जिया को कोई अंदाजा नहीं था कि यह आदमी असल में जानबूझकर ऐसा कर रहा था। ये सोचकर कि स्पाइनल सर्जरी से ठीक होने के दौरान यह एक आम बात है, उसने कहा, अगली बार जब मैं आसपास न रहूं तो ध्यान रखना कि खड़े होते समय सावधान रहना। चलने से पहले जमीन पर कुछ कदम चलना, ताकि यह पक्का हो जाए कि तुम्हारे पैर वजन उठा सकते हैं। ठीक है, अर्जुन ने आज्ञाकारी होकर जवाब दिया। अर्जुन को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी नर्म हो सकती है, इसलिए उसने उसकी बाहों में लेटने का फैसला किया ताकि वह उसे सहारा दे सके। सबसे जरूरी बात यह थी कि चूंकि अर्जुन को पहले से ही पता था कि जिया उसके लिए एक्यूपंक्चर कर रही है, इसलिए वह हमेशा जिया के साथ अच्छा व्यवहार करता था। यही वजह थी कि जिया को अर्जुन के इतने आज्ञाकारी होने पर शक नहीं हुआ। उसने एक हाथ से उसे उठाया और उसे अपना एक हाथ अपने कंधे पर रखने दिया। तुम मुझ पर सहारा ले सकती हो और अपना पूरा वजन मुझ पर डाल सकती हो। मैं तुम्हें संभालने के लिए काफी मजबूत हूँ। क्योंकि अब उसे मुलायम उभार महसूस नहीं हो रहे थे, अर्जुन ने अपना कुछ वजन कम किया और धीमी गहरी आवाज में कहा, मुझे ऐसा करने में हिचकिचाहट हो रही है। हिचकिचाहट? जिया उलझन में थी और उसने पूछना जारी रखा, इस बात की हिचकिचाहट? अर्जुन ने उस छोटी लड़की को देखा जो खोई हुई थी और मन ही मन उसे नो भी कहा। मुझे तुम पर होने में हिचकिचाहट हो रही है। जिया को अचानक अपनी सारी नसें खींची हुई महसूस हुई और वह वहीं रुक गई। यह क्या बकवास है? उसने अर्जुन की तरफ देखा। क्या? जिया के रिएक्शन से अर्जुन हैरान था। उसने जो कहा उससे एक नॉर्मल औरत को प्यार महसूस होना चाहिए या कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए, है ना? वह ऐसा अजीब रिएक्शन क्यों दे रही थी? तुम परवर्ट, जिया ने शिकायत की। वह उसे चलने में मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज था, क्योंकि वह कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही थी। जब जिया को आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है, तो उसने अपने कहे हुए शब्दों के बारे में सोचा और उस जगह को देखे बिना नहीं रह पाई जहां उसे छुआ गया था। मैं नहीं था। जिया ऐसी लड़की थी जो सोचती थी कि उसे सब कुछ पता है और वह एक चालाक लोमड़ी की तरह बर्ताव कर रही थी, लेकिन असल में वह बस एक भोली भाली मासूम छोटी लड़की थी। इतने सीधे सादे दिमाग वाली लड़की के साथ इस तरह फ्लर्ट करना गलत था। साथ ही वह सच में किसी और चीज का इशारा नहीं कर रहा था। अर्जुन के कान अचानक लाल होते देखकर जिया भी शर्मिंदा हो गई। जिया चाहती थी कि वह अपनी जबान काट ले। वह इतना आकर्षक आदमी था, लेकिन उसे गलतफहमी हुई कि वह फ्लर्ट वाला मजाक कर रहा है। उस पल उसे लगा कि उसने किसी तरह दूसरे इंसान की बेइज्जती की है। जब वह अर्जुन को सहारा देकर बिस्तर पर ले जा रही थी तो उसे शर्म आ रही थी और ऐसा करते हुए उसे अपनी गर्दन के पास उसकी सांस महसूस हो रही थी। खुजली हो रही थी, क्योंकि वह उससे लगभग एक सिर छोटी थी। जिया को लगा कि वह उसके प्रति थोड़ी ज्यादा संवेदनशील है। आखिर ये वही आदमी था जिसे वह घर वापस लाएगी और उसकी देखभाल करेगी। जहां तक अर्जुन की बात है, वह अपनी 188 सेंटीमीटर की ऊंचाई के साथ बादलों में उड़ रहा था। वह चुपचाप अपनी पत्नी की गर्दन और कानों की तरफ हवा फेंक रहा था और उसने तभी रुकने का फैसला किया जब उसने उसके कान लाल होते देखे। वे जल्द ही बिस्तर के किनारे पहुंच गए और जिया ने धीरे धीरे उसे बिस्तर पर बैठने दिया। फिर उसने उसकी बांह हटाई जो उसकी गर्दन के चारों ओर थी, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजरें अर्जुन की साफ नजरों से मिली जो इतनी आकर्षक थीं कि कोई भी उनमें खो सकता था। जल्दी लेट जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, जिया एक बार फिर अपनी जबान काटना चाहती थी। ये ऐसे शब्द थे जो वह हमेशा कहती थी। उसने यह बात कितने और लोगों से कही होगी, लेकिन आज यह अजीब क्यों लग रहा है? अर्जुन एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह धीरे धीरे लेट गया। जिया ने उससे कंबल ओढ़ाया और उसकी और दादाजी की देखभाल कर रही थी। जल्द ही अर्जुन सो गया। जब ज़ेयान कमरे में गया और देखा कि उसका बॉस अभी भी सो रहा है, तो उसने सोचा कि उसे अभी भी उसे या जिया को बताना चाहिए या नहीं। वह अभी सो गया है। क्या हुआ? जिया की आवाज़ बहुत धीमी थी। उसे चिंता थी कि कहीं वह उसे जगा न दे। ज़ेयान अब कुछ बोल नहीं पाया। क्या वह अभी सो गया? भले ही वह गहरी नींद में था, उसका बॉस कमरे में आते ही जाग जाता, क्योंकि अर्जुन ऐसा इंसान था जो एक मक्खी के उड़ने से भी जाग जाता था। लेकिन ये देखकर कि उसका बॉस अभी भी शांति से सो रहा है, ज़ेयान ने अपने होंठ सिकुड़े और जिया से कहा, वकील आ गया है, मैं उसे अंदर ले आता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। जिया उलझन में थी। वह ज़ेयान को रोकना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही कमरे से बाहर निकल चुका था। ज़ेयान ने देखा कि आईसीयू से बाहर निकलने के बाद भी उसके बॉस ने उसे नहीं बुलाया और वह तुरंत अपना मिशन समझ गया। उसने वकील से थोड़ी देर बात की, उससे कुछ बातें बताईं और फिर वकील को आईसीयू में आने दिया। जब उसे अपने पीछे दरवाज़ा खुलने का एहसास हुआ तो जिया तुरंत खड़ी हो गई, ये बताने की कोशिश करते हुए कि अर्जुन अब सो रहा है और उसे चले जाना चाहिए। हालांकि जैसे ही वह मुड़ी, दूसरे आदमी ने अपना अंगूठा ऊपर किया, यह इशारा करते हुए कि वह कुछ नहीं कहेगा। जब जिया अभी भी उलझन में थी तो वकील उसे पास की मेज पर ले गया और अपने फाइल होल्डर से 2 दस्तावेज निकाले। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा जो सिर्फ उन दोनों को सुनाई दे रही थी, यंग मिस्ट्रेस कृपया एक नज़र डालें। जिया ने दस्तावेज लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, वह चौंक गई। जैसे ही वह पूछने वाली थी कि क्या हो रहा है, वकील ने जल्दी से समझाया, जोंगबो एंटरटेनमेंट और चुआटो हॉस्पिटल 2 कंपनियां हैं जिन्हें चेयरमैन ने खुद बनाया है। जोंगबो में उनके पास 80% शेयर हैं। पहले यंग मास्टर के पास 10% हैं और बाकी कुछ जोंगबो के कर्मचारियों को दिए गए हैं। जहां तक चुआटो की बात है, ये भी वैसा ही है। यंग मास्टर के पास 80% शेयर हैं और दूसरी मिस के पास 10% हैं। बाकी चुआटो हॉस्पिटल के कुछ सीनियर कर्मचारियों के हैं। अब यंग मास्टर आपको हर कंपनी में 40% शेयर दे रहे हैं। आपको बस इस दस्तावेज पर साइन करके इसकी पुष्टि करनी है। वकील ने अभी जो कुछ जिया को बताया, उसे सुनकर वह हैरान रह गई। क्या कोई गलती हुई है? गलती? क्या ये सिर्फ 20% नहीं था? क्या ये लॉरेंस इंस्टीट्यूट को नहीं दिया गया था? यंग मिस्ट्रेस, यहाँ कोई गलती नहीं है। यंग मास्टर ने मुझे पहले बताया था कि जब आपकी उनसे शादी हुई थी तो आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ था और उन्हें हमेशा लगता था कि वह आपके एहसानमंद हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे परिवार को पैसे की ज़रूरत थी। वह मुझे पैसे दे रहे थे ताकि मैं उनसे शादी करूं और उनकी देखभाल करूं। यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती।
हालांकि यह सच है कि उसे पैसे से प्यार है और अब वह कंगाल हो गई है क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले ही दे दी है। ये दो अलग अलग कंपनियों के 40% शेयर हैं। यह ऐसा है जैसे वह अपनी आधी दौलत उसे दे रहा हो। उसे पैसे से प्यार है लेकिन वह खुद कमा सकती है। क्या उसने कुछ समय पहले सर्जरी से कुल 100 मिलियन नहीं कमाए थे? ये देखकर कि जिया इसे मना करने पर अड़ी हुई थी, वकील ने कहा, यंग मिस्ट्रेस, यह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सिर्फ शेयरों के ट्रांसफर का नोटिस है। आपको बस इसे स्वीकार करना होगा। अगर आप इस पर साइन भी कर दें तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन ये शेयर अब आपके हैं, चाहे कुछ भी हो। ये अब यंग मास्टर के नहीं हैं। अगर आप अभी भी मना करती हैं तो भी आपको इन शेयरों से हर साल डिविडेंड मिलेगा। जब उसने देखा कि जिया अभी भी चुप है तो वकील ने उसे मनाना जारी रखा, यंग मिस्ट्रेस, ये कुछ ऐसा है जो डायरेक्टर सच में चाहते थे कि आपके पास हो। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगी। जिया अर्जुन की ओर मुड़ी जो गहरी नींद में सो रहा था और सवालिया निगाहों से वकील की ओर देखा। उन्होंने यह फैसला कब लिया? वकील एक पल रुका और फिर बोला, कल। ये देखकर कि जिया अभी भी चुप है, वकील ने आगे कहा, डायरेक्टर ने मुझे कल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहा था और सब कुछ आज पूरा करने के लिए पहले ही साइन कर दिया था। उन्हें चिंता थी कि सर्जरी के दौरान उनके साथ कुछ हो सकता है और यह एकमात्र चीज़ होगी जिस पर आप भरोसा कर सकती हैं। उन्होंने जिक्र किया कि वह सच में अपनी ज़िंदगी में आपको पाकर बहुत खुश हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आप उनकी ज़िंदगी की रोशनी हैं। अर्जुन को शर्मिंदगी महसूस हुई। हो सकता है कि यह बात बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन उसे इस काम के लिए ज़ेयान और वकील को सच में इनाम देना चाहिए।